रिंग डालो। हेलो, ओके, साउंड आ रहा होगा ना? हाँ, बंद हो रखा था ना माइक। चलो नेक्स्ट यूनिट इसके बाद डालना। कल तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहाँ तक सिंपल है, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। आज आपका अगली यूनिट है, दैट इज द पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। पॉइंट एंड क्रॉसिंग नेक्स्ट यूनिट आज से पढ़नी है आपको, दैट इज पॉइंट एंड क्रॉसिंग। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा आपका, ठीक है। ये यूनिट भी एक क्वेश्चन देके जाएगी, डेफिनेट है कि एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। पॉइंट एंड क्रॉसिंग। कल रेलवे निपट जाता है आप लोगों का, रेलवे कंप्लीट कर, परसों से इरिगेशन ही है आप लोग, है ना? इरिगेशन और बीएम चलेगा परसों से साथ में। रेलवे की 50 यूनिट कल लास्ट यूनिट चलेगी कल, ओके। तो देखो, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था एक बार, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है उसे आज हमें, ठीक है। बेसिक हमने एक बार मैंने बताया था आपको जब पढ़ रहे थे इसका, कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती क्यों है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें ट्रेन को क्या करना पड़ता है, या तो किसी पॉइंट से डाइवर्ट करना पड़ता है, या किसी पॉइंट पे हमें मर्ज करना है किसी दूसरे ट्रैक में, तो वहां पे हमें पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो देखो, एक क्रॉसओवर होता है आपका, ठीक है। पहले हम उसको डिस्कस करते हैं कि क्रॉसओवर आपका होता क्या है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट, ठीक है। देखिए, बेसिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कोई ट्रैक है, ये कोई ट्रैक है, ठीक है, और पैरेलल में दूसरा कोई ट्रैक है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ट्रैक वन। अभी ट्रेन जो मूव कर रही है, ट्रेन जो मूव कर रही है अभी, वो इस ट्रैक में मूव कर रही है। यहाँ ट्रेन मूव कर रही है, ओके। ये ट्रेन मूव कर रही है यहाँ पे, ये है ट्रैक वन, और यहाँ पे आया ये ट्रैक नंबर 2, ओके। ट्रैक वन एंड ट्रैक 2। अब बहुत सी पॉसिबिलिटीज फॉर फ्लेक्सिबल मूवमेंट या कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से ये ट्रेन जा रही है, और कोई ट्रेन ऐसी है जो कि आगे से इधर की ओर आ रही है, ठीक है, तो कोलिजन को रोकना है, या इसका रूट ही अलग है। इसका रूट यहाँ तक तो ट्रैक 1 था, लेकिन इसके बाद रूट कौन सा हो गया, ट्रैक 2, ठीक है। इसका मतलब करना क्या पड़ेगा, जो ट्रेन आपकी ट्रैक 1 पे मूव कर रही है उसे हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा ट्रैक नंबर 2 पे, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक डाइवर्जन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ट्रैक नंबर 1 से ट्रैक नंबर 2 पे। ये हमने प्रोवाइड कर दिया एक डाइवर्जन। दिस इज द डाइवर्जन, या ऊपर तक ही कर लो इसको, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका डाइवर्जन। एंड जो ये कंप्लीट अरेंजमेंट यहाँ पे होता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉसओवर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसओवर बोलते हैं। कंप्लीट अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्रॉस ओवर, ठीक है। अब इसी क्रॉसओवर पे आपके ये पॉइंट्स और ये क्रॉसिंग, जो चीजें आप पढ़नी है आपको इनके बारे में, ये लाई करते हैं। अब होते कहाँ पे हैं ये तो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट मैं अरेंजमेंट अभी बता रहा हूँ कि मूवमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए डिफरेंट ट्रेन की, ठीक है, या ट्रेन की जो आपके ट्रैक है, ट्रैक की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर दो ही ट्रैक हैं, ऑब्वियसली बात है, आप जैसे देहरादून में देख लो, इससे पहले अभी ट्रैक्स आपके बने हैं लास्ट ईयर ही, अदरवाइज तो 2 ट्रैक थे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ, और उसी ट्रैक में आना जाना। तो अगर कोई ट्रेन बाई चांस गलती से भी 10 मिनट लेट हो गई, तो किसी ट्रेन को हरिद्वार के स्टेशन में 10 मिनट मतलब वेट करना पड़ता था उसको, कि पहले ये गुजरेगी फिर मैं निकलूंगा यहाँ से, है ना, ये स्थिति होती थी। तो इन प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें यहाँ पे डाइवर्जन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या क्रॉस ओवर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, जिससे कि हम जो ट्रेन है उस ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में क्या कर पाए, डाइवर्ट कर पाए। और इस कंप्लीट अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्रॉस ओवर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, एक दो पॉइंट। ठीक है, लिखिए, इसमें बन गया अगर तो इसमें लिखिए, टू गेट better flexibility of movement, to get better
flexibility of movement of different trains trains are required to be comma करके लिखिए, trains are required to be diverted from one track to another track complete arrangement for diverting the trains from one track to another track is called crossover ठीक है। तो पूरा का पूरा जो कंप्लीट अरेंजमेंट मर्जर और डाइवर्जन के लिए आप लोग प्रोवाइड करते हो, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज दी क्रॉसओवर। इसी क्रॉसओवर के अंदर आपका कोई भी पॉइंट, कोई भी क्रॉसिंग, अभी आप पढ़ोगे टर्नआउट क्या होता है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, स्टॉक रेल, टंग रेल, सारी चीजें पढ़ोगे, ये सारा चीजें आपका इसी के अंदर आएंगी, इसी क्रॉसओवर के अंदर आएंगी, ठीक है। तो पहले मैं अभी आपको फिगर दिखाऊंगा जो हमने यहाँ पे इमेजेस लेके आ रखे हैं, उन इमेजेस में प्रॉपरली समझाऊंगा मैं आपको अभी। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अपना कुछ फिगर बना के थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, टर्नआउट ये होते क्या है, ठीक है, थोड़ा डिस्कस करते हैं इनके बारे में, फिर फाइनली मैं आपको फिगर से भी समझाऊंगा आपका होता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा रफ जैसा ही फिगर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसा तो बनेगा नहीं वैसे, लेकिन जस्ट चीज़ें समझनी है हमें। ऑब्जेक्टिव वाइज यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, टर्नआउट से जो क्वेश्चन अभी कराने वाला हूँ, ये पढ़ाने वाला हूँ, ये पूछेगा पक्का, ठीक है। ये हो गया डाइवर्जन, ये दो ट्रैक्स हैं आपके, ठीक है, ट्रैक 1, ट्रैक 2, हियर इट इज ट्रैक 1, हियर इट इज ट्रैक 2, और इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ है ये डाइवर्जन, ठीक है। इसी डाइवर्जन में यहाँ पे कुछ और रेल्स भी होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं चेक रेल या विंग रेल भी बोलते हैं। होता क्या है बाद में डिस्कस करेंगे इनके बारे में, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका एक तो दिस, ठीक है, या इसी के साथ आपका यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, या कुछ ऐसा हो गया ये, ठीक है, सिमिलर वे ठीक है। ये चेक रेल्स या विंग रेल्स हैं, इनका भी कुछ ना कुछ काम होता है जो मैंने येलो में बना रखी है, ये पढ़ेंगे थोड़ी देर में क्या होता है इनका काम, ठीक है। देखिए जो अरेंजमेंट इससे पहले मैंने बनाया था उसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने इसको और डिटेल में यहाँ पे बना दिया सामने, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि अब पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आपकी होती क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आता है आपका पॉइंट, सबसे पहला है आपका पॉइंट। अब ध्यान से देखो एक बार, पॉइंट आपका है क्या, पॉइंट जहां से डाइवर्जन स्टार्ट होता है, ठीक है, जिस पॉइंट से डाइवर्जन स्टार्ट होगा, देखो ये जो एक तो होती है टंग रेल, एक होती है स्टॉक रेल, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी देर में देखेंगे, चलो टंग रेल स्टॉक रेल में आपको फिगर से समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग जस्ट स्टार्ट कर, यहाँ पे बताता हूँ कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होती है। पॉइंट आपका जहां से डाइवर्जन स्टार्ट होगा, यहाँ पे डाइवर्जन कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट से डाइवर्जन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे कहलाएगा पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट। जहां से डाइवर्जन स्टार्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज दी
पॉइंट, ये आपका है पॉइंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्रॉसिंग की, तो स्ट्रेट ट्रैक डाइवर्टेड ट्रैक के साथ जहां पे एंगल बनाएगा वो एंगल कहलाएगा आपका क्रॉसिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूं ये स्ट्रेट ट्रैक है, दिस इज स्ट्रेट ट्रैक, और ये वाला है डाइवर्टेड ट्रैक, और एक ही एंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ ऐसा, ये देखिए सामने ये एंगल है, तो दिस इज कॉल्ड एज दी क्रॉसिंग, ये आपका कहलाता है क्रॉसिंग। ठीक है, तो पॉइंट आपका होता है जहां से डाइवर्जन स्टार्ट हो रहा, स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज द पॉइंट। और जो स्ट्रेट ट्रैक डाइवर्टेड ट्रैक के साथ जहां पे एंगल फॉर्म करेगा वो कहलाएगा आपका क्या, क्रॉसिंग। ठीक है, वो कहलाएगा क्रॉसिंग, वो कहलाएगा क्रॉसिंग। ओके ठीक है, इसके बाद देखिए अगर मैं एक पॉइंट और एक क्रॉसिंग को मैच कर दूं या मिला दूं, ठीक है, एक पॉइंट या एक क्रॉसिंग को अगर मैं मिला दूं तो बन के आता है आपका एक टर्नआउट, ये वाला पोर्शन जो मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज दी टर्नआउट, इसको हम लोग बोलते हैं टर्नआउट। और एग्जाम में पूछेगा भाई, देखना ध्यान रखना कि टर्नआउट आपका किस किस को लेकर बनता है। तो टर्नआउट आपका बनेगा पॉइंट को, क्रॉसिंग को, और जो ये इंटरमीडिएट पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं लीड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, इंटरमीडिएट पोर्शन, बाद में लिखा दूंगा मैं थोड़ी देर में आपको अभी। तो एक तो पॉइंट हो गया, प्लस क्रॉसिंग हो गया, प्लस जो ये इंटरमीडिएट पोर्शन यहाँ पे बचा हुआ है क्रॉसिंग के अलावा और पॉइंट के अलावा, दैट इज कॉल्ड एज द लीड। इन तीनों को मिला के आपका बनता है एक टर्नआउट। बेसिकली अगर यहाँ पे लीड को हटा दे तो 1 पॉइंट प्लस 1 क्रॉसिंग इज इक्वल टू 1 टर्नआउट। ठीक है, सिमिलर वे अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रैक में, ट्रैक नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो ट्रैक नंबर 2 में यहाँ पे देखिए अगर कोई ट्रेन यहाँ से आ रही है और यहाँ डाइवर्ट हो रही है, अगर 2 से आ रही है 1 पे डाइवर्ट हो रही, या ऑब्वियसली बात है 1 से जा रही 2 पे डाइवर्ट हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो जो एंड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज द पॉइंट। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पे क्या क्या होगा, ये एंड पॉइंट। अगर यहाँ से आएगी, अगर इधर से आएगी तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो एंड पॉइंट इज कॉल्ड एज दी, दैट एंड पॉइंट इज कॉल्ड एज दी पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट। और स्ट्रेट जो ट्रैक है, यानी 2 ये नंबर वाली स्ट्रेट ट्रैक, ये 1 के साथ एंगल बना रही है, यहाँ पे देखिए ये एंगल फॉर्म कर रही है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज दी क्रॉसिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग। अगेन अगर मैं पॉइंट और क्रॉसिंग को अगर मैं क्या कर दूं, मैच या मिक्स कर दूं, तो यहाँ पे एक और क्या बन के आएगा ये, यस एक और यहाँ पे बन के आएगा ये टर्नआउट। दिस इज अगेन अनदर टर्नआउट। ठीक है, अब जरा सोचिए यहाँ पे अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछे कि एक क्रॉस ओवर में कितने पॉइंट्स हैं, कितने क्रॉसिंग्स हैं, या कितने टर्नआउट्स हैं, तो बता दोगे आसानी से आप लोग, है ना। तो एक क्रॉस ओवर में देखिए 2 टर्नआउट है, एक क्रॉस ओवर कंप्लीट अरेंजमेंट है। ठीक है, क्रॉस ओवर में 2 टर्नआउट, 2 पॉइंट और 2 क्रॉसिंग्स है। ठीक है, तो एक जगह अगर आपको डाइवर्जन या एक जगह मर्जर करना है, यानी 1 डाइवर्जन, 1 डाइवर्जन और 1 मर्जर includes 2 points, yes 2 crossings and 2 turnouts। ठीक है, तो 1 diversion and 1 merger considers 2 points, 2 crossings and 2 turnouts। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आया ये। अभी हम इसको फिगर से समझते हैं थोड़ी देर बाद, कुछ चीजें यहाँ पे हमें पढ़नी है अभी। ठीक है, तो किसी भी टर्नआउट में, सॉरी किसी भी क्रॉसओवर में, किसी भी क्रॉसओवर में 2 टर्नआउट्स होते हैं और एक होता है आपका ये इंटरमीडिएट पॉइंट, इंटरमीडिएट जो आपका यहाँ पे पोर्शन होगा। तो 2 टर्नआउट्स प्लस
वन इंटरमीडिएट पोर्शन मेक्स द वन कंप्लीट क्रॉसओवर। ठीक है, तो क्रॉसओवर में एक टर्नआउट, वन टर्नआउट, सेकंड टर्नआउट एंड थर्ड इज द इंटरमीडिएट पोर्शन। ठीक है, और एक टर्नआउट की अगर हम बात करें तो एक टर्नआउट में 1.1 क्रॉसिंग एंड 1 लीड, इसको हम लोग बोलते हैं ना मैंने आपको, इंटरमीडिएट पोर्शन यहाँ पे क्या कहलाता है, लीड कहलाता है। ये तो डाइवर्जन है, इसको मत बोलना लीड, ठीक है, ये डाइवर्जन है। जो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट पोर्शन बच रहा है, क्रॉसिंग पॉइंट और दी इंटरमीडिएट पोर्शन बच रहा है, दिस इज कॉल्ड एज दी लीड। तो टर्नआउट हो गया आपका पॉइंट, क्रॉसिंग एंड लीड। अगर क्रॉसओवर की मैं बात करूं तो 2 टर्नओवर प्लस 1 इंटरमीडिएट पोर्शन। ठीक है, कभी भी ध्यान रखना ये जो पॉइंट आपके होते हैं, मतलब जो क्रॉसओवर होता है कोई भी आपका, या टर्नआउट जो बोलते हो आप जिसको, ये बहुत वीकेस्ट प्लेन होता है या सेंसिटिव जोन बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये काफी सेंसिटिव जोन हो सकता है, एक गलती कुछ भी अगर हो गई तो ट्रेन डिरेल हो सकती है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो ध्यान रखना इनके कंस्ट्रक्शन में हमेशा हम लोग बहुत ही हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई स्ट्रेंथ मैग्नीज स्टील का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं टू फॉर्म अ क्रॉसओवर। ठीक है ना, तो इनको बनाने के लिए हमें हाई स्ट्रेंथ मैग्नीज स्टील का यूज होता है, क्योंकि ये वीकेस्ट जोन होते हैं, या आप लोग बोल सकते हो इनको ये सबसे सेंसिटिव एरिया है आपका किसी भी ट्रैक में। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आ गया ना। तो इसके बारे में पॉइंट लिखिए। पॉइंट लिखिएगा, वन क्रॉस ओवर, वन क्रॉस ओवर, one crossover is made using, one crossover is made using 2 turnouts, using 2 turnouts at each track, joint with a, at each track joint with a, with an intermediate portion लिखना, with an intermediate portion। ठीक है, तो वही चीज समझाई मैंने आपको कि 2 टर्नआउट्स एंड 1 इंटरमीडिएट पोर्शन मेक्स अ क्रॉसओवर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए इसमें, one turnout is made up of, one turnout is made up of, one turnout is made up of 1 point and 1 crossing, 1 point and 1 crossing। अगला पॉइंट लिखिए इसमें, these are one of the weakest locations, these are one of the weakest locations of railway track, these are one of the weakest locations of the railway track। अगला पॉइंट लिखिए, very good quality material, very good quality material, very good quality material like high manganese steel, like high manganese steel, like high manganese steel is used, okay। ठीक है, ये आपका एकदम प्रॉपर यहाँ पे पिक्चर है जो मैंने यहाँ पे लेके आ रखा हूँ, देखो ये सामने, ये प्रॉपर पिक्चर है, सामने बना रखा है ये। ठीक है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग का अभी देखते हैं, इसको एक एक करके समझते हैं इसके बाद। ठीक है, ओके, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आपके होते क्या है। पहले देखो यहाँ पे इसको समझते हैं कि स्टॉक रेल और टंग रेल आपकी होती क्या है। ठीक है,
स्टॉक रेल तो आपकी मेन रेल होती है जो कि ट्रैक में मौजूद होती है पहले से ही, ठीक है। मेन रेल को हम लोग बोलते हैं स्टॉक रेल। आप देखिए ये मेन रेल है। जो डाइवर्जन के लिए जो ट्रेन जो जो डाइवर्जन के लिए ट्रेन को डाइवर्जन करने के लिए जो आपकी रेल यूज होगी, टेपर्ड रेल उसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टंग रेल। आपको देखिए टेपर्ड है नहीं ये सेक्शन, यहाँ से देखिए तो यहाँ सेक्शन कम है, आगे बड़ा थोड़ा थोड़ा हैवी होते चले गया आगे की तरफ, ठीक है। तो ये टंग रेल है। यहाँ पे दूसरी वाली, ये वाली पहली वाली देखिए ये टंग रेल, और जो स्टॉक रेल है आपकी, दिस इज द मेन रेल। ये आपकी स्टॉक रेल है जो कि मेन रेल है आपकी, ये स्टॉक रेल, ठीक है। पहले तो आपने समझ लिया कि यहाँ पे स्टॉक रेल कौन सी है और यहाँ पे टंग रेल कौन सी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का समझते हैं जरा। यहाँ पे जरा देखिए, देखो पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पॉइंट आपका होता है जहां से डाइवर्जन स्टार्ट होगा। मैंने पहले ही समझाया आपको कि जिस पॉइंट से आपका डाइवर्जन स्टार्ट होगा वो कहलाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो अच्छे से, तो ये वाला रीजन जो है, ये यहाँ पे देखिए जहां पे से ये टेपर्ड बार आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जहां पे से ये टेपर्ड बार स्टार्ट हो रही है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज द पॉइंट। सिंपल सी बात है, ये आपका हो जाएगा पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये टंग रेल है, ये वाली टंग रेल है, और स्टॉक रेल यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी, ये मेन रेल आपकी स्टॉक रेल है, ठीक है। और जहां पे से ये डाइवर्जन स्टार्ट हुआ दैट इज कॉल्ड एज द पॉइंट। और इसी केस में अगर मैं आपसे यहाँ पे देखूं कि क्रॉसिंग कहाँ पे है, तो क्रॉसिंग भी मुझे दिख रही है यहाँ पे साफ साफ। यहाँ पे देखिए एंगल मेड बिटवीन द डाइवर्टेड ट्रैक एंड द मेन ट्रैक इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग। और ये एंगल अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा, दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग, बिल्कुल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे और बेसिक यहाँ पे लेके चलते हैं। अब देखिए होता क्या है आपका, यहाँ पे जो ये टंग रेल है मूव यही करती है, स्टॉक रेल कभी भी मूव नहीं करती है, ठीक है। ये मेन वाली जो रेल है, ये वाली रेल स्टॉक रेल है, और स्टॉक रेल कभी भी मूव नहीं करेगी, ध्यान रखना। दिस इज द स्टॉक रेल, और स्टॉक रेल आपकी फिक्स रहेगी हमेशा, ये फिक्स रहेगी। और जो ये टेपर्ड रेल है यहाँ पे, ये टेपर्ड रेल, इसको हम लोग बोलते हैं टंग रेल, इसको हम लोग बोलते हैं टंग रेल। और ये टंग रेल आपकी होती है मूवेबल, मूवेबल यानी इसका मूवमेंट डिसाइड करेगा कि ट्रेन आपकी जाएगी कहाँ, स्ट्रेट जाएगी या ट्रेन यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी। ये कंप्लीटली डिसाइड करेगा किसका मूवमेंट, यहाँ पे टंग रेल का मूवमेंट, ठीक है। होता क्या है, अगर यहाँ पे स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी गैप नहीं है, एकदम आपस में चिपकी हुई है दोनों, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी ट्रेन सीधी जाएगी, हमेशा कहां जाएगी, सीधी जाएगी, ठीक है। अगर टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में गैप है, यहाँ पे देखो आप गैप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे गैप है, और इस साइड का पोर्शन अगर यहाँ पे आपस में चिपका हुआ है, लेफ्ट साइड का जहां से डाइवर्ट हो रहा है, देखिए ये वाला पोर्शन पे गैप है और यहाँ पे चिपका हुआ है, तो ध्यान रखना ट्रेन कहाँ जाएगी, यहाँ से डाइवर्ट होके लेफ्ट की तरफ, जहां भी जा रही राइट की तरफ जाएगी डाइवर्ट, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो जरा ना, एग्जांपल यहीं पे देख लो, यहाँ पे ट्रेन कहाँ जाएगी जरा बताना मुझे, इस वाले केस में सीधी जाएगी। देखो यहाँ पे देखिए बिल्कुल जहां से डाइवर्ट होने वाली थी, इस पॉइंट से डाइवर्जन था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो गैप है ही नहीं। फ्लैंज व्हील के लिए अगर आप डाइवर्जन के लिए गैप ही नहीं रखोगे तो ट्रेन आपकी डाइवर्ट कैसे होगी, है ना। तो जिस फ्लैंज में चल रही थी वो ट्रेन आपकी सीधे उसी फ्लैंज में आगे की ओर बढ़ जाएगी, सीधे की तरफ। इधर को तब जाएगी जब इनके बीच में गैप होगा, ठीक है। ये वाला अगर उठ के इधर आ गया, यहां आ गया, अब देखिए गैप है, अब प्रॉपर गैप है, इसका मतलब जैसे ही आपकी यहाँ पे गाड़ी आई तो ये गाड़ी आपकी अब इस वाले ट्रैक में जाएगी, देखो जरा ये आई गाड़ी और यहाँ से चलेगी इस वाले ट्रैक में। लेकिन अगर यही चीज अगर आपने गैप प्रोवाइड नहीं कर रखा है, एकदम आपकी अटैच्ड है टंग रेल और स्टॉक रेल, तो कभी भी आपका ये डाइवर्जन आपको जो मैंने बनाया ये देखने को नहीं मिलेगा। इस वाले केस में भी सेम चीज वही है, क्योंकि यहाँ पे चिपकी हुई है दोनों साइड से पटरियां, तो आपका ये ट्रेन कभी भी डाइवर्ट यहाँ से नहीं करेगी जिस पॉइंट से आई थी। देखो इस केस में होगा क्या, इस वाले केस में, इस वाले केस में होगा आपका यहाँ से गाड़ी आई, ठीक है, और यहाँ से गाड़ी आई, गैप नहीं है, आगे गई और सीधे के सीधे आगे चली गई यहाँ से, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका व्हील का फ्लैंज है उसके लिए प्रॉपर गैप चाहिए होता है तो डाइवर्ट, ठीक है। अगर गैप प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है तो वो डाइवर्ट करेगी ही नहीं ट्रेन, ठीक है। तो इस वाले जो केस है जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो आपकी ट्रेन है ये जाएगी स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जाएगी, समझ गए ना। तो यहाँ पे मैंने समझा दिया आपको कि पॉइंट क्या होता है, इसमें समझ गए आप क्रॉसिंग क्या होती है। ट्रेन अगर आपकी डाइवर्ट होती है तो ट्रेन डाइवर्ट होने का तरीका क्या है मैंने बता दिया आपको, ठीक है।
अगर गैप होगा स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में, ठीक है, यहाँ पे गैप है, इसका मतलब ये ट्रेन जाएगी डाइवर्टेड डायरेक्शन में, जहां पे डाइवर्ट करना है आपको। अगर वहीं पे अगर आपने गैप प्रोवाइड नहीं कर रखा है, एकदम आपने क्या कर रखा है, उन दोनों को क्लोजली चिपका रखा है, तो सिमिलरली आपकी ट्रेन जहां से आ रही थी वहीं चली जाएगी, स्ट्रेट थी स्ट्रेट ही आ जाएगी सीधे मेन ट्रैक में, ठीक है, ब्रांच ट्रैक में मूव नहीं करेगी उस केस में। किस वाले में? इस वाले केस में देखोगे तो इस वाले में गैप है, यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे गैप है, हाँ, तो यहाँ पे डाइवर्टेड ट्रैक की तरफ जाएगी। अब ट्रेन आई यहाँ से, देखो ट्रेन यहाँ से आई यहाँ से प्रॉपर यहाँ पे, अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है ना, तो यानी इसी के अंदर ही जाएगी ये, हाँ, तो व्हील यहाँ से गई और ये सीधे यहाँ चलेगी, सिंपल। हाँ, वो इसीलिए करते हैं, जो हैंड से वो लोग करते हैं ना, हाथ से इधर ऊपर नीचे करते हैं, उसका रीजन ही यही होता है कि टंग रेल को मूव कराना। टंग रेल अगर आपकी मूव करेगी तो डाइवर्जन आपका पॉसिबल है। अब वो अगर गैप आपने दे दिया तो डाइवर्ट कर गई, गैप नहीं दिया तो इसका मतलब स्ट्रेट गई हो ट्रेन, ठीक है ना, समझ गए ना ये चीज। अब रेलवे में समझ गए अब कैसे होती है डाइवर्जिंग, कोई दिक्कत किसी को बताओ। तो सर इसमें डाइवर्ट करने के लिए हाँ हमेशा वही वाली रेल यूज होती है, हाँ, जो हमारा मट्टा करेगा उस तरफ वाली। डाइवर्ट करने के लिए टंग रेल जो मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये वाली रेल आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है डाइवर्जन के लिए, टंग रेल। यहाँ पे अगर आप देख भी पाओगे तो देखिए इस केस में क्या है, यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे नेसेसरी फिटिंग्स लगी होती हैं, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में आगे, ठीक है। उन फिटिंग्स के थ्रू ये यहाँ पे ट्रेन इलेक्ट्रिकली या मैनुअली, जैसे उन्होंने बोला, हाथ से खींच सकते हैं इनको। तो टंग रेल को आप यहाँ से मूव कर लोगे या टंग रेल को चिपका दोगे इसके साथ, तो वही आपका डिसाइड करेगा कि ट्रेन आपकी डाइवर्ट होगी या यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे ट्रेन कहाँ जाएगी, इस वाले केस में कहाँ जाएगी ट्रेन, राइट की तरफ, राइट की तरफ डाइवर्जन लेगी। यहाँ पे देखो जरा, ट्रेन अगर यहाँ से आएगी इस केस में तो इस वाली से आएगी ना, ये मेन ट्रैक तो यही है, मेन ट्रैक से आई आई, लेकिन यहाँ से तो ये ट्रैक अलग हो गया, जो मेन ट्रैक है उसका ट्रैक ही अलग गया यहाँ से, क्योंकि आपने यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप प्रोवाइड कर रखा है। आई ट्रेन और सीधे गई यहाँ से और यहाँ से सीधे निकल गई है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप जस्ट देख के ही ऑपरेशन को पहचान सकते हो कि ट्रेन आपकी डाइवर्ट होगी या ट्रेन आपकी स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर यही चीज आपकी एकदम क्लोजली अटैच्ड होती है आपस में, तो उस केस में आपकी ये सीधी जाती ट्रेन, डाइवर्ट नहीं करती उस केस में, ठीक है। तो डाइवर्जन के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रेन रिस्पॉन्सिबल है, मूवेबल ट्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं टंग रेल, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक रेल की जरूरत नहीं है, स्टॉक रेल की जरूरत है, लेकिन डाइवर्जन कौन करा रहा है, ये करा रहा है आपका टंग रेल, बिल्कुल, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा ये आपके, आ गया ना समझ में, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इधर पे, रुको, सीधा जाना होगा तो इन दोनों को आपस में क्लोजली प्लेस कर दो ना, चिपका दो, ये भी आपका वही मशीन होती है। ड्राइवर उतरेगा पहले, फिर उसके बाद लास्ट से प्लेस करेगा, फिर उसके बाद गाड़ी आएगी। देखो इसमें क्या होता है, आजकल इलेक्ट्रिकल फिटिंग रहती है इसके अंदर, ठीक है, सेंसर्स लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग रहती है, या इन्होंने बताया ना मैनुअल करते हैं, बल्कि हाथ से खींचा या हाथ से आगे की तरफ किया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे फिलहाल तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग ही रहती है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग से क्या करते हैं, अगर ट्रेन डाइवर्ट होने वाली है तो इसका जो क्या करेंगे हम लोग, इसको इसको ओपन कर देंगे, टंग रेल को मूव करा देंगे यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा गैप रख देंगे व्हील प्लेन्स के लिए। और अगर आपकी ट्रेन अगर आपको स्ट्रेट ट्रैक में भेजना है तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, एकदम क्लोजली प्लेस कर देंगे इसको, ठीक है, बिल्कुल, ये मूवेबल होती है आपकी टंग रेल, ठीक है। अब देखिए, हाँ हाँ, वो ऑब्वियसली बात है, अभी भी बहुत जगह होता होगा, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पे वन टर्न आउट इक्वल टू लिखूं, टर्न आउट इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा टर्न आउट, हाँ, टर्न आउट इक्वल टू टू क्रॉसिंग, टर्न आउट इक्वल टू टू क्रॉसिंग, क्रॉसिंग तो टर्न आउट इक्वल टू 1.1। देखो ध्यान रखो, क्रॉस ओवर पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट है, जो कि आपका दो टर्न आउट, दो पॉइंट और दो क्रॉसिंग से मिलके बना हुआ है। आप या तो दो टर्न आउट बोल दो तो पूरा पॉइंट एंड क्रॉसिंग उसके अंदर ही आ गए, या अगर सेपरेटली अगर आपको बोलना है तो एक क्रॉस ओवर बनाने के लिए आपको दो पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी, हाँ, दो पॉइंट की रिक्वायरमेंट आपकी दोनों ट्रैक में, और दो क्रॉसिंग की रिक्वायरमेंट दोनों ट्रैक में थी, ठीक है। हाँ टर्न आउट दो, यस बिल्कुल। देखो टर्न आउट इज इक्वल टू आपका हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे टर्न आउट इज इक्वल टू क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ, पॉइंट प्लस क्रॉसिंग, हाँ बिल्कुल, प्लस लीड। लीड आपका होता है जो इंटरमीडिएट पोर्शन है, ठीक है, इंटर,
इंटरमीडिएट पोर्शन लिखता हूँ, समझ ही जाओगे ना। इंटरमीडिएट पोर्शन ये हो गया आपका टर्न आउट इज इक्वल टू, ठीक है। टर्न आउट इज इक्वल टू आपका हो गया पॉइंट प्लस क्रॉसिंग प्लस लीड। अगर मैं बात करूं इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे स्विच की, ठीक है। स्विच क्या होता है, इसी में मैं लिखता हूँ स्विच। स्विच को मैं लिख रहा हूँ टैपर्ड मूवेबल ट्रेन रेल, सॉरी टैपर्ड मूवेबल रेल। टैपर्ड मूवेबल रेल को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ गुड, टैपर्ड मूवेबल रेल विथ नेसेसरी फिटिंग, विथ नेसेसरी फिटिंग्स, ठीक है। यानी स्विच का मतलब होता है टैपर्ड मूवेबल रेल, जिसको हम लोग बोलते हैं टंग रेल भी बोलते हैं, उसके साथ जो आपने नेसेसरी फिटिंग्स कर रखी हैं वो मिला के आपका बनता है स्विच। अब जरा देखिए इस स्विच को, आपका यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे तो मेरे पास फिगर आधा ही है। अब इस वाले में देखेंगे, देखो ये आपका टैपर्ड मूवेबल रेल है जो सामने आपको दिख रही है। इसके साथ जरा देखिए ये फिटिंग जो कर रखी है आपने, ठीक है। ये फिटिंग आपका क्या करती है, इसके मूवमेंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। इसके मूवमेंट को कंट्रोल करती है, या इसके साथ जो भी बॉन्ड ऑन्ड है, जो भी बना रहा है ये दो टंग रेल के बीच में, वो काम ये प्रोवाइड करती है फिटिंग, ठीक है। ये फिटिंग आपकी कहलाती है स्विच, दिस इज कॉल्ड एज द स्विच, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखो तो इस केस में देखिएगा जरा, ये इस वाले केस में यहाँ पे देखते हैं, ये वाला जो पॉइंट रीजन है जहां पे आपका दो टैबर्ड रेल है, ये वन टैबर्ड रेल और यहाँ ये दूसरी टैबर्ड रेल है ना, दो टंग रेल्स हैं। इन टंग रेल्स के बीच में आप देखो कुछ बार्स आपकी लगी हुई हैं जो कि आपकी कहलाती हैं स्विच। अगर दो टंग रेल प्लस जो ये बीच की बार्स को अगर आपने कंसीडर करोगे, जिनको हम लोग फिटिंग बोलते हैं, तो आपका ये बन के आता है एक स्विच, इसको हम लोग बोलते हैं स्विच, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये होगा कि फिर पॉइंट क्या है ना। पॉइंट भी तो मैंने यही बोला ना, पॉइंट में भी तो मैंने यही कहा था कि जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है, हाँ नहीं, पॉइंट वाला में आपका एक डिफरेंस होता है पॉइंट में कि स्टॉक रेल भी वहां पे आपके काउंट में आ जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पॉइंट की, तो पॉइंट में आपका क्या होगा, ये दो टंग रेल्स प्लस फिटिंग प्लस स्टॉक रेल, ठीक है। लेकिन स्विच के केस में सिर्फ और सिर्फ आपका, क्योंकि मूवमेंट कहां हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहां हो रहा है मूवमेंट, टंग रेल में, तो रिक्वायरमेंट कंट्रोल करने की किसकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ टंग रेल को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टंग रेल को ही कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, तो फिटिंग भी तो हम लोग टंग रेल में यूज करेंगे ना। तो दो टंग रेल के बीच में जो फिटिंग्स यूज कर रखी है आपने, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्विच। और उस फिटिंग के साथ और दो टंग रेल के साथ अगर हम लोग स्टॉक रेल को भी कंसिडर करें तो वो हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे आगे नेक्स्ट आपका हो जाएगा पॉइंट। पॉइंट में आपका हो जाएगा यहाँ पे टंग रेल प्लस स्टॉक रेल, टंग रेल प्लस स्टॉक रेल प्लस फिटिंग कॉल्ड पॉइंट, कॉल्ड पॉइंट, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। हाँ क्रॉसिंग पे, हाँ वो होता है, वो हील ब्लॉक की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं ताकि थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, अभी बताऊंगा उसके बारे में, आएंगे अभी थोड़ी देर में। होता है कहाँ पे, वहां पे डाइवर्जन है क्या, स्टेशन में नहीं होगा ये पॉइंट क्रॉसिंग, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग तो सिर्फ डाइवर्जन में होगी ना, डाइवर्ट करने में। स्टेशन में कैसे, हाँ स्टेशन में अगर, हाँ डाइवर्जन जहाँ पे ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में ले जाएंगे, तो हाँ वहाँ भी पॉसिबल है बिल्कुल। ठीक है, कंप्लीट अरेंजमेंट आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये कहलाएगा आपका स्विच, ठीक है। ये कंप्लीट अरेंजमेंट आपका स्विच कहलाएगा। और आपका पॉइंट मैंने बता दिया, उसमें सिर्फ स्टॉक रेल को जोड़ दो तो हो जाएगा आपका। तो ये पूरा पॉइंट है, जैसे स्विच को पूरा मैकेनिज्म एक बार, हाँ स्विच का
स्विच का मैकेनिज्म आपका पूरा, हाँ मतलब जहां पे जितना कंट्रोल का अरेंजमेंट के लिए कर रखा है, पूरा मैकेनिज्म नहीं, यहाँ से लेकर आगे तक नहीं, सिर्फ हाँ सिर्फ जितना कंट्रोल, बिल्कुल हाँ, पॉइंट इनिशियल पॉइंट, पॉइंट वो सेक्शन होगा ना, सेक्शन है जहाँ पे स्टॉक रेल भी हम कंसिडर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जहां से आपकी ट्रेन क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, ठीक है ना, ओके समझ गए ना, किसी को दिक्कत तो नहीं, टफ तो नहीं लग रहा, फिलहाल तो वैसे समझा रखे, कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब आ जाए समझ में, ठीक है दूसरा पार्ट टंगरेल होती है, हाँ दूसरा पार्ट टंगरेल होती है, हाँ, उसका क्या पर्पस है? उसका पर्पज ये होता है कि जैसे ट्रेन आपकी आ रही ना, तो ट्रेन के तो दो व्हील्स है ना, दो व्हील्स हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मूवमेंट आपका एक टंग रेल में हो और एक स्टॉक रेल में मूवमेंट चेंज तो यही हो रहा है ना, हाँ मूव ये एक ही साइड की करेगी, लेकिन ये है कि दूसरे वाले का यूज वहां पे ये रहेगा कि आपका दूसरे वाले का भी तो रहेगा ना गैप, दूसरा भी तो मूव करेगा, गैप नहीं होगा दूसरे वाले के बीच में, तो वो भी दिक्कत करेगा ना, ये देखो जरा, यहाँ पे देखो, ये दोनों ही टंग रेल के बीच में आपका गैप होगा, यहाँ पे नहीं, अब देखो इस वाले में गैप है, यहाँ देखो हो क्या रहा है, देखो इसमें, इस वाले में क्या हो रहा है, ये चिपकी हुई है आपस में, और इसके बीच में आपका क्या है, गैप है, लेकिन नहीं होना चाहिए, तो सीधा जाएगा, ये वाला चिपक जाएगा, इधर वाला हो जाएगा, ठीक है ना, जितना तो चिपका अब हुआ होगा उस डायरेक्शन से जाएगा, बिल्कुल, इधर गया तो ये भी इधर आ गया, तो मेन चीज यहाँ पे यही है कि एक साइड का देख के समझो, जस्ट एक साइड का जहां से डाइवर्जन आप ले रहे हो, इसका भी तो इधर ही हाँ रहेगा, तो वो इधर को खिसक जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, समझ गए ना, ओके ये हो गया आपका स्टॉक रेल, टंग रेल, स्विच पॉइंट, ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा ये आपका आता है, देखो पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट जो हम अब तक हमने पढ़ा वो आपका ये है, ठीक है, ये कंप्लीट अरेंजमेंट जो हमने पढ़ा ये है, जो मैंने बनाया नहीं था यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे जरा समझते हैं, इसमें इनिशियल में देखो टाई बार्स हैं, इन टाई बार्स को अभी हम लोग, मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, स्ट्रेचर बार्स भी बोलते हैं, अगली हेडिंग चलो ये आई गया, यहाँ पे समझा ही देता हूँ मैं इसको, स्ट्रेचर बार्स हम लोग इनको बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर बार्स, ठीक है, इनको हम लोग टाई बार या स्ट्रेचर बार भी बोलते हैं, इनका काम क्या है, इन टाई बार्स का काम है, टाई बार का काम है, जो टंग रेल है, टंग रेल का जो टो वाला पोर्शन है ना, देखो ये टो लिखा हुआ है, टंग रेल का जो टो वाला पोर्शन है, उस टो वाले यानी दो टंग रेल के टो वाले पोर्शन को आपस में कनेक्ट करना, ये काम होता है टाई बार्स का या स्ट्रेचर बार्स का भी, इनको हमारा स्ट्रेचर बार्स भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए स्विच लिखा हुआ है, पॉइंट ब्लेड्स, ये देखिए स्विच या पॉइंट ब्लेड आपका, देखिए दो टंग रेल के बीच में जो फिटिंग आपने कर रखी होगी, इसको हम लोग बोलते हैं स्विच, या इनको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ब्लेड्स भी बोलते हैं, ठीक है, स्विच बोलते हैं, ध्यान रखना, पॉइंट ब्लेड से कोई दिक्कत नहीं, स्विच ध्यान रखना इसमें आप लोग, ठीक है, तो स्विच मैंने पढ़ा दिया। स्ट्रेचर बार की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेचर बार को मैंने बता दिया कि जो आपके टंग रेल है उनके टोज को जिन बार की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टाई बार या स्ट्रेचर बार भी उनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए स्टॉक रेल की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक रेल कौन सी थी, जो आपकी मेन रेल थी, ठीक है, हाँ हाँ, टो आपका ये वाला पोर्शन हो गया, टो अगर आपसे बात करेगा किसकी, टंग रेल के टो की बात करेगा, तो जहां से टंग रेल आपकी स्टार्ट हो रही वो पोर्शन हो गया टो, अगर हील की बात करेगा तो आगे की ओर बढ़ेगा, तो यहाँ पे इस रीजन पे आता है हील, यहाँ पे अभी यहाँ पे दिखा भी नहीं रहे है नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका रहेगा हील, इसी में हम लोग यूज करते हैं हील ब्लॉक्स का, ठीक है, हाँ जहां पे खत्म होगा आपका ये टंग रेल वाला पोर्शन वहां पे होगा आपका हील, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हील, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज द हील, ठीक है। और जो गैप की अगर आप बात करोगे, जिन्होंने बोला अभी इन्होंने कि गैप होना चाहिए, वो यहीं पे होता है हील पे, इसी हील पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कास्ट आयरन के कुछ ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, अभी मैं डायग्राम से आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, कास्ट आयरन के कुछ हम लोग ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, जिनका काम होता है जो आपकी टंग रेल होती है और जो स्टॉक रेल होती है उनके बीच में प्रॉपर गैप मेंटेन करना, ठीक है, ये काम होता है आपका कास्ट आयरन ब्लॉक्स का, जिनको हम लोग बोलते हैं हील, ठीक है, जस्ट गैप प्रोवाइड करना स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में, अदरवाइज व्हील का फ्लैंज आपका मूव किसके ऊपर करेगा अगर गैप ही नहीं रखोगे, है ना, अभी मैं इसको अलग से पॉइंट है आने वाला है, समझाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। देखो ये तो सही, ये तो सही, यहाँ पे देखो ये हील है लिखा हुआ है ना, टो दिस इज हील, इन्हीं के बीच में आपका हील ब्लॉक भी रहता है, स्टॉक रेल आपकी मैंने दिखा दी थी, मेन रेल होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चेक रेल है, चेक रेल के साथ यहाँ पे विंग रेल है, इनका काम होता है, विंग रेल और चेक रेल का काम होता है आपका डिरेलमेंट को रोकना, ट्रेन का डिरेलमेंट, आपकी ट्रेन डाइवर्ट होते समय ऐसा ना हो कि डाइवर्ट होते होते आपके सीधे ट्रैक से ही बाहर उतर जाए, ठीक है ना,
तो चेक रेल और विंग रेल का काम होता है डिरेलमेंट को कहीं पे भी रोकना, जहां पे भी डाइवर्जन या मर्जर हो रहा वहां पे जो डिरेलमेंट को रोकेगी वो रोकेगी आपकी चेक रेल या विंग रेल। ठीक है, ये रेल आपकी है रनिंग रेल। रनिंग रेल को ही हम लोग बोलते हैं स्टॉक रेल भी बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग स्टॉक रेल बोलते हैं। जो आपकी रनिंग रेल थी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक रेल भी बोलते हैं। उसी का दूसरा नाम है रनिंग रेल का ही दूसरा नाम है कौन सा, स्टॉक रेल। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्रॉस सेक्शन था जो हमने अभी स्टडी किया थोड़ी देर पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग आपका ये पॉइंट हो गया जहां पे ये आपका मेन ट्रैक इस ब्रांच ट्रैक के साथ एक एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया, दिस इज द क्रॉसिंग। समझ गए ना पूरा? तो इस वाले डायग्राम में कोई भी चीज में दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप लोग। एनीथिंग? ठीक है, इसको बना रहे हो? बना रहे तो बना लो, अगर बनता है तुमसे तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फोटो खींच लो या तो, या बना लेना बना लो। किसको? रेड वाला पूरा हटा दूं? ये लो, आप इसको खींच सकते हो, फोटो बनाना है बना भी लो अदरवाइज। ठीक है, क्योंकि इससे आपको आइडिया रहेगा कि इनका काम क्या है। ठीक है, हर किसी चीज का पता होना चाहिए आपको। कभी पूछ देगा आपसे कि डिरेलमेंट के लिए या लेटरल बकलिंग की ट्रेन को रोकने के लिए हमें किसका यूज करते हैं, हम लोग करते हैं विंग रेल या चेक रेल का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि ट्रेन आपकी यहां से डिरेल ना हो जाए। ठीक है, तो ये एक टर्नआउट का यहाँ पे क्या था, पूरा का पूरा डायग्राम था। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द टर्नआउट लिखा हुआ ना, यहाँ पे टर्नआउट का यहाँ पे एक डायग्राम है। एक टर्नआउट ये हो गया, एक टर्नआउट इसके नीचे रहेगा जो मैंने समझाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो दो टर्नआउट बन गए तो इट मेक्स अ क्रॉस ओवर, ये बनाएगा एक क्रॉस ओवर। ओके, यहाँ पे तक किसी को दिक्कत तो नहीं, मैसअप तो नहीं हो रहा? ठीक है, तो लिखिए अगला, इसके नीचे स्ट्रेचर बार लिखिएगा। इसके नीचे आप लोग भी ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बाकी इसके नीचे हेडिंग लिखिएगा स्ट्रेचर बार, स्ट्रेचर बार। स्ट्रेचर बार का यूज मैंने बता दिया ना, इनको हम टाई बार भी बोलते हैं। और जो टंग रेल है उसके टो को आपस में कनेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, लिखिए इसमें द टोज ऑफ द टोज ऑफ द टोज ऑफ बोथ टंग रेल्स the toes of both tongue rails are connected together by means of a stretcher bar, by means of a stretcher bar, या इसी को ब्रैकेट में लिख दो टाई बार। ठीक है, अगले बार एग्जाम में कभी टाई बार के नाम से भी आई तो उसका भी काम आपका सेम है। बेसिक डेफिनेशन इस यूनिट से बनती है एग्जाम में आपकी, और यही बेसिक डेफिनेशन आपका पूछेगा कि पहला तो ये हो सकता है कि आपका क्रॉस ओवर आपका क्या होता है, तो क्रॉस ओवर डाइवर्जन के लिए होता है, सिंपल सी बात है। हाँ, टर्न आउट आपका क्या होता है, टर्न आउट या पॉइंट क्या होता है आपका, क्रॉसिंग क्या होता है। ठीक है, हाँ ये चीजें आपका इंटरमीडिएट पोर्शन को क्या बोलते हैं बोल देगा। ठीक है, टर्न आउट में जो इंटरमीडिएट पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोल देगा एग्जाम में, लीड बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो एग्जाम में ये चीजें आपसे बहुत ऐसे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रेचर बार हो गया। अगला लिखिएगा हील ब्लॉक, ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। आप यूथ कंपटीशन लगाना एक बार एग्जाम में, आप देखोगे हील ब्लॉक के बारे में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो मैंने हील ब्लॉक के लिए यहाँ पे आपके ये डायग्राम भी लेके आ रखा हूँ, दिस इज द हील ब्लॉक। इसी को अगर आपको दूसरे फॉर्म में समझना है, ये आपका फिगर है। इट माइट, ये आपका थोड़ा सा उतना साफ नहीं है पिक्चर, लेकिन ठीक है, मतलब समझने के लिए ठीक है हमारे। ठीक है, तो मैंने उठा लिया इसको। ये हो गया आपका एक फिगर, और इससे पहले आपका दूसरा फिगर ये है। ठीक है, तो देखो हील ब्लॉक का काम यही होता है जो आपने पूछा था थोड़ी देर पहले, कि जो आपकी स्टॉक रेल है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक रेल ना, ये स्टॉक रेल है और ये आपकी है टंग रेल। ठीक है, तो टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में प्रॉपर गैप आपका बना रहे, ताकि व्हील फ्लैंज को पता रहे कि उसे मूव कहाँ करना है। ठीक है, अगर व्हील फ्लैंज को यहाँ मूव करना है तो वह यहाँ मूव करेगा, अगर व्हील को यहाँ मूव करना है तो वो यहाँ मूव करेगा, दोनों में से उसे पता रहे व्हील को कि प्रॉपरली उसे मूव कहाँ करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में एक ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का हील की साइड में हम लोग एक ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हील ब्लॉक। ठीक है, तो
एक प्रॉपर गैप मेंटेन करने का काम करता है कौन? ये हील ब्लॉक, जो कि आपका कास्ट आयरन का रहता है। ठीक है, अगर आप इसको इस वाले फिगर में देखोगे तो जरा देखिए, यहां से देखिए, यहां से आपकी डाइवर्जन स्टार्ट हुआ। ठीक है, डाइवर्जन स्टार्ट होने के बाद यहां से आपने प्रॉपर गैप मेंटेन करना है। देखो ये आपका है हील ब्लॉक, जो आपने प्लेस कर रखा है यहाँ पे, ये हील ब्लॉक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने प्लेस कर रखा है हील ब्लॉक, जिससे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सफिशियंट आपके पास गैप है, यानी व्हील जो आपका है उस व्हील को प्रॉपरली यहाँ पे गाइड करने का काम करेगा ये गैप, कि व्हील आपका सीधे जाना है या व्हील आपका यहाँ से डाइवर्ट होना है। ठीक है, समझ गए ना? तो स्ट्रेचर बार हो गया। अगला आपका हील ब्लॉक है। हील ब्लॉक के बारे में लिखिए, इसके बारे में, हील ब्लॉक के बारे में लिखिएगा। हील ऑफ अ टंग रेल, हील ऑफ अ टंग रेल, हील ऑफ अ टंग रेल is connected to stock rail, is connected to stock rail, is connected to stock rail by mean of cast iron heel block, by mean of cast iron heel block, cast iron heel block, thus provides gap, thus provides gap for the wheel flange. व्हील फ्लैंज, समझ गए ना? दिस इज कॉल्ड एज द हील ब्लॉक। बहुत बार एग्जाम में इस हील ब्लॉक के बारे में पूछा गया है कि स्टॉक और आपका टंग रेल के बीच में जो एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो कि आपका गैप प्रोवाइड करने का काम करता है। इवन एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टेपर्ड मूवेबल बार्स आर नोन एज टंग रेल। ठीक है, तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे। अब देखो 3 डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखाऊंगा आपको इसके बाद, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में इन तीनों के बेस पे ही आ रखे हैं, इस यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं। मतलब ऑलमोस्ट अगर इससे क्वेश्चन आ रखे होंगे तो जितने भी बार है 80% क्वेश्चन आपके इसी 3 डेफिनेशन के बेस पे आ रखे हैं। ठीक है, जो कि आपका होता है, आपने सुना भी नाम होगा, हील क्लियरेंस या हील डाइवर्जेंस। ठीक है, फ्लैंज वे क्लियरेंस या फ्लैंज वे डेप्थ, ये 3 डेफिनेशन हैं जिनके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो नोट लिखिए इसके नीचे, नोट लिखिएगा, और नोट में एक डायग्राम पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आपके ये है क्या। मैंने समझाने के लिए आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाने के लिए डायग्राम यहाँ पे कुछ अलग तरीके का बना रखा है। ठीक है, दोनों रेल के बीच का डायग्राम मैंने अलग बना रखा है ताकि ईज हो समझने के लिए, नहीं तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जैसी हो जाती है, आप यहाँ से समझ जाओगे आसानी से। टिल्टेड नहीं, अभी टिल्टेड मत करो उसको। ठीक है, हाँ सीधा ही बनाना, अभी यहाँ से समझाने के लिए बना रखा ना मैंने। एक बार हाँ मेरे को बनाने दे दो, नहीं तो पता चल रहा है। हाँ मेरी कला पे इतना भरोसा मत करो गलती हो सकती है। ठीक है, तो एक बार वेट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा जो भी बनेगा उसको संभाल लेना। सुपर एलिवेशन दे दिया आपने। हाँ हो गया ना सुपर एलिवेशन, मुझे भरोसा है। हाँ। ठीक है, मैं जस्ट ये 2 रेल बना रखी मैंने, ध्यान रखना, सिर्फ स्ट्रेट रेल है 2 अभी आपकी। ठीक है, यहाँ पे, और ना सेम लेवल पे बना रखी, जैसे बनाना है आपको मर्जी, आपकी समझने से मतलब है ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी स्ट्रेट ही ले लो, क्या फर्क पड़ता है। रेलवे में IRMS में देखा तुमने, प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टार्ट हो गया प्रोटेस्ट। हाँ जंतर मंतर पे जाना ही तो कह रहा है।
जंतर मंतर पे, हाँ प्रोटेस्ट तो चल रहा है जंतर मंतर पे। सर बात नहीं गलत तो है, जब आईएएस निकालेगा आईएएस निकालेगा फालतू बकवास है। और क्या? सारा टेक्निकल क्यों पड़ेगा पहली बात तो ये डिसीजन लेता कौन है मुझे समझ में आता है नहीं। उसके लिए तो सर फिर मेंस निकालना इजी हो जाएगा ना। हाँ। मेंस प्री निकाल लेगा इतना सारा पड़ेगा बिल्कुल तो वो मेंस निकालेगा वो फिर क्यों इंजीनियरिंग की तरफ भागेगा फिर पढ़ाई वही तो। टेक्निकल पड़ेगा आईएएस बनेगा और क्या? एकदम सही बात। ये आपका है स्टॉक रेल, दिस वन इज द टंग रेल, ये पहला है स्टॉक रेल, दूसरा है आपका टंग रेल। ठीक है, स्टॉक रेल और टंग रेल, और इसी के बीच पे आपने प्रोवाइड कर रखा है एक क्या, हील ब्लॉक। मैंने पहले बताया था ना आपको हील ब्लॉक कहाँ होता है, स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में। दिस इज द हील ब्लॉक। इस वे में आप काफी इजीली समझ जाओगे डेफिनेशन जो भी लिखा रहा हूं। दिस इज द हील ब्लॉक, ये आपका है हील ब्लॉक। ठीक है, तो स्टॉक रेल, टंग रेल, हील ब्लॉक आपका ये हो गया। ठीक है, ठीक है। पहली जो डेफिनेशन आपकी आती है यहाँ पे, दैट डेफिनेशन इज द हील क्लियरेंस और हील डाइवर्जेंस। एक बार देख लो, समझ ही लो इसको, हील क्लियरेंस और हील डाइवर्जेंस को, फिर उसके बाद आप बनाओगे, फिर मैं नेक्स्ट डेफिनेशन समझाऊंगा उसके बाद। ठीक है, पहले मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे आपको हील क्लियरेंस या हील डाइवर्जेंस आपका होता क्या है। देखो, एक रेल है आपकी स्टॉक रेल है, एक टंग रेल है। ठीक है, दोनों का रनिंग फेस कौन सा होगा, अगेन रनिंग फेस कौन सा होगा, आउटर या इनर, दोनों के लिए इनर होगा। ठीक है, तो स्टॉक रेल और टंग रेल के रनिंग फेसेस की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं हील डाइवर्जेंस या हील क्लियरेंस। यानी इसका मतलब दोनों के लिए इनर फेस कौन सा है, ये वाला आपका स्टॉक रेल के लिए इनर फेस है, और टंग रेल के लिए इनर फेस आपका आगे वाला होगा, पीछे वाला मत कर देना। ठीक है, ये वाला होगा। आप देखियो जरा ना यहाँ पे अच्छे से, इसमें डायग्राम में देख लेना, गलती मत करना। ठीक है, ये देखो, ये आपके है, ये स्टॉक रेल है ऊपर वाली, और ये टंग रेल है जो नीचे की तरफ जा रही है ना। तो टंग रेल में अगर आप देख पाओगे यहाँ पे, टंग रेल में तो ये इनर फेस आपका बाहर की तरफ वाला है ना, अंदर की तरफ वाला नहीं है। इनर फेस आपका ये वाला है यहाँ पे, दिस इज द इनर फेस, ये वाला फेस इनर फेस है, और इसके लिए इनर फेस आपका ये वाला है स्टॉक रेल के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, अदरवाइज यहाँ आ जाओ ये लोग, इसमें समझ लो। देखो, ये इनर फेस है और ये इनर फेस है, समझ गए ना। ठीक है, ये डायग्राम है ना। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ स्टॉक रेल एंड द टंग रेल इज नोन एज द हील डाइवर्जेंस और हील क्लियरेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं हील डाइवर्जेंस या हील क्लियरेंस। दिस इज कॉल्ड एज द हील डाइवर्जेंस, और इसी को हम लोग बोलते हैं हील क्लियरेंस। और बहुत ईएस में 4 से 5 बार वाला पूछा गया क्वेश्चन है, हील डाइवर्जेंस या हील क्लियरेंस। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, फ्लैंजवे क्लियरेंस और हील डाइवर्जेंस में डेफिनेशन हम लोग क्या कर देते हैं, मैसअप कर देते हैं। तो फ्लैंजवे क्लियरेंस पूछेगा तो आप बता दोगे हील डाइवर्जेंस, हील डाइवर्जेंस पूछेगा तो फ्लैंजवे क्लियरेंस। ठीक है, तो मैसअप नहीं करना। हील डाइवर्जेंस और हील क्लियरेंस तो मैंने इजीली बता दिया आपको कि रनिंग फेजेस के बीच की डिस्टेंस ऑफ द स्टॉक रेल एंड द टंग रेल। किसके बराबर, नहीं नहीं, जी के बराबर कैसे हो जाएगा, जी तो स्टॉक टू स्टॉक होगा ना। बिल्कुल, जी तो स्टॉक टू स्टॉक की डिस्टेंस है ना, तो बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे जो हील डाइवर्जेंस होता है ये 13.7 टू 13.9 सेंटीमीटर के अराउंड रहता है, और वो कितना बड़ा था, 1.676 मीटर ब्रॉड गेज के लिए। हाँ, वो तो जस्ट आपकी जस्ट स्टॉक रेल और टंग रेल की डिस्टेंस है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
स्टॉक रेल के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है ना। अगर कभी ट्रेन के लाइन से कभी सफर करोगे, ध्यान रखना वहां पे अगर आप रिलेट करने की कोशिश करना कि स्टॉक रेल, टंग रेल, ये डाइवर्जेंस जो दे रखा है, फिश प्लेट लगी होती है वहाँ पे, बियरिंग प्लेट लगी रहती है। आप देखना, परसों मैं जैसे सफर कर रहा था उस दिन मैं देख रहा था, उस टाइम पे जो यहाँ से गया था मैं हल्द्वानी, तो मैं देख रहा था उस टाइम पे, बोला अच्छा फिश प्लेट। वहाँ पे ये भी देखने को मिला कि हाँ 4 मिनिमम बोल्ट रहते हैं उसमें, ठीक है, 6 भी रहते हैं कहीं कहीं पे लगे हुए, 6 बोल्ट भी लगा रखे थे उन्होंने, लेकिन कहीं पे मिनिमम 4 लगाने जरूरी है, 4 के बाद आप 6 भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो 2 टाइप की फिश प्लेट आती थी उसमें, 2 टाइप की फिश प्लेट यूज कर रखी इन्होंने यहाँ से आगे, जिसमें एक में तो आपके 6 बोल्ट यूज कर सकते हो आप लोग, और एक में 4 बोल्ट। उन्होंने क्या कर रखा था, 6 वाला बोल्ट वाला भी यूज कर रखा था, लेकिन यूज उसमें 4 ही बोल्ट कर रखे थे कई जगह, और बहुत जगह 6 बोल्ट भी यूज करे हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन में फिर 6 और 4 आएगा क्या? नहीं, वो पूछेगा आपसे कि मिनिमम फिश बोल्ट हम लोग कितने यूज करते हैं, एग्जाम में पूछेगा 4। 4 है। हाँ, मैक्सिमम का लिमिट नहीं है, मिनिमम का 4 है, ठीक है। रिक्वायरमेंट होती है ना, जहाँ पे मजबूती और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कमजोर सेक्शन है आपका, तो बस, ठीक है ना। ये समझ गए ना, हील डाइवर्जेंस और हील क्लियरेंस। इसकी डेफिनेशन लिखिए, पहला हेडिंग लिखिएगा यहाँ पे हील क्लियरेंस, एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे लिखिए हील क्लियरेंस और डाइवर्जेंस, हील क्लियरेंस और डाइवर्जेंस। हील क्लियरेंस और डाइवर्जेंस, हील डाइवर्जेंस। डिस्टेंस बिटवीन, इसमें लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेसेस ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेसेस ऑफ स्टॉक रेल, डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेसेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल, running phases of stock rail and tongue rail is called as heel divergence, is called as heel divergence। इसमें नीचे लिखिएगा ब्रॉड गेज के लिए बीजी लिखना इक्वल टू, ब्रॉड गेज के लिए 13.7 टू 13.9 सेंटीमीटर, पूछेगा नहीं एग्जाम में, जस्ट लिखवा दिया, जस्ट 9 सेंटीमीटर, इतना हम लोग रखते हैं हील क्लियरेंस या हील डाइवर्जेंस, ठीक है ना। ठीक है, वैसे यहाँ पे व्हील 2 बनाने नहीं चाहिए थे, एक ही व्हील बनाना चाहिए था ना, क्योंकि 2 व्हील टंग रेल और स्टॉक रेल के ऊपर तो आ ही नहीं सकते ना प्लेस ही, तो वो टेंशन मत लेना, जस्ट समझा। ये वाला हटा दे। हाँ, अरे कोई नहीं चलेगा वो अब कैसे हटाओगे, रहने दो उसको, जस्ट समझने के लिए, ट्रेन अगर आपकी कभी इधर साइड से आएगी तो उसके लिए समझने के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगला नीचे इसके नीचे लिखिए, कोई नहीं चलता है वो, नीचे लिखिए इसके नीचे फ्लैंज वे क्लियरेंस, हाँ फ्लैंज वे क्लियरेंस, हाँ फ्लैंज वे क्लियरेंस, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं फ्लैंज वे क्लियरेंस की, तो फ्लैंज वे क्लियरेंस आपका होता है जो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट फेसेस ऑफ, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट फेसेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल। ये आपसे बोलेगा एग्जाम में, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन रनिंग रेल, स्टॉक रेल को रनिंग रेल बोलते हैं, बोला मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी रनिंग रेल एंड दी टंग रेल, और कहीं कहीं पे आपको देगा चेक रेल भी, वो भी आपकी कहलाती है क्या, फ्लैंज वे क्लियरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज वे क्लियरेंस। हाँ बहुत कम होती है, लेकिन एक रिक्वायर्ड लिमिट तक तो रखना ही पड़ेगा हमें ना इसकी डिस्टेंस, ठीक है। हाँ, जब चिपकेगी तो जीरो हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस केस में अगर यहाँ पे समझे हम लोग यहाँ पे, तो फ्लैंज वे क्लियरेंस यहाँ पे देख लो, जो फ्लैंज वे क्लियरेंस है, देखो एक स्टॉक रेल है एक टंग रेल है, तो एडजेसेंट फेसेस यानी ये वाली डिस्टेंस की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने ये डिस्टेंस दिखा रखी है, हाँ दोनों का आपका जो डिस्टेंस है, जो एडजेसेंट फेसेस यानी आउटर आउटर ही है दोनों, एक का इनर एक का आउटर है, ठीक है, स्टॉक का इनर और आपका जो टंग है उसका आउटर, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंज वे क्लियरेंस,
ठीक है, ये आपका इनिशियल में नहीं रहता ना, मूवमेंट यहाँ पे नहीं करवाना हमें। हाँ, ये आगे हील पे लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। इनिशियल पे जहां मूवमेंट होगा वहां पे ब्लॉक यूज नहीं करना, हमें लास्ट में ब्लॉक यूज करना है जहां पे आपका, हाँ बिल्कुल, यहाँ चिपकेगा ही नहीं। ये ब्लॉक, ब्लॉक का काम ही यही है कि सेपरेट करना, टंग रेल और स्टॉक रेल को सेपरेट करना, क्योंकि डाइवर्जन हो गया है, डाइवर्जन आपका इनिशियल ही पॉइंट पे हो गया है। जो आपका पॉइंट था ना, पॉइंट जो मैंने बताया था, पॉइंट पे डाइवर्जन टेक प्लेस कर गया वहां पे। उसके बाद जस्ट गाइड करना है आपके व्हील को कि स्ट्रेट जाएगा या आपका स्ट्रेट जाएगा या आपका डाइवर्ट करेगा। तो वहाँ पे तो फ्लेक्सिबल होती है ना पॉइंट पे। हाँ, पॉइंट पे फ्लेक्सिबल रहती है बिल्कुल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज दी क्या, फ्लैंज वे क्लियरेंस। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये वाला देखो, इस केस में जो ये वाली डिस्टेंस है ना, देखो चेक रेल ये वाली है ना, चेक रेल ये वाली है, चेक रेल की और आपकी स्टॉक रेल के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस भी आपकी कहलाती है क्या, फ्लैंज वे क्लियरेंस, ठीक है ना। तो पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखना एग्जाम में गलती ना करना, ठीक है। लिखिए इसमें लिखिएगा, फ्लैंज वे क्लियरेंस में लिखिएगा, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन adjacent faces of, clear distance between adjacent faces of running rail, adjacent faces of running rail, ब्रैकेट में लिखो, इसी को स्टॉक रेल भी बोलते हैं, एंड टंग रेल, एंड टंग रेल, टंग रेल और चेक रेल, चेक रेल के साथ भी आप कर सकते हो उसको, ठीक है। चेक रेल which provide, which provides clearance, which provide clearance for passage of wheel, for passage of wheel flange, which provide clearance for passage of wheel flange, समझ गए ना। तो दिस इज कॉल्ड एज दी फ्लैंज वे क्लियरेंस, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज वे क्लियरेंस। तो बहुत बहुत बड़ा गैप है आपका, डिफरेंस देखिए, काफी डिफरेंस है हील डाइवर्जेंस और फ्लैंज वे क्लियरेंस में। तो ऐसा कुछ आपस में मिक्स करने का तो कोई जरूरत है ही नहीं इन दोनों में, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट हेडिंग इसमें लिखेगा, थर्ड पॉइंट है आपका फ्लैंज वे डेप्थ। हाँ, फ्लैंज वे डेप्थ, देखिए फ्लैंज वे डेप्थ तो बहुत ही इजी है, ये तो एग्जाम में पूछेगा भी नहीं वैसे। फ्लैंज वे डेप्थ आपका होती है ये वाली डेप्थ, यानी हील ब्लॉक की, जो आपका रनिंग रेल है, रनिंग रेल के टॉप से हील ब्लॉक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फ्लैंज वे डेप्थ, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज वे डेप्थ। हाँ, फ्लैंज वे डेप्थ, ठीक है। तो फ्लैंज वे डेप्थ आपकी होती है टॉप ऑफ द रनिंग रेल से हील, हाँ टॉप ऑफ द हील ब्लॉक की डिस्टेंस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज द फ्लैंज वे डेप्थ। और इसके बारे में हेडिंग डाल के लिखिएगा, नीचे हेडिंग में लिखिए फ्लैंज वे डेप्थ लिखिएगा। फ्लैंज वे डेप्थ में लिखिए वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, vertical distance between the faces of running rail, the faces of a running rail, vertical distance between the faces of running rail to the top of heel block, to the top of heel block is called flange way depth, is called flange way depth।
अगला हेडिंग डालेगा इसके बाद। ये तो हो गया कंप्लीट आपकी डेफिनेशन। नेक्स्ट लिखिए उसके बाद थ्रो ऑफ स्विच। थ्रो ऑफ स्विच। नेक्स्ट लिखिए थ्रो ऑफ स्विच, THROW, थ्रो ऑफ स्विच। ठीक है, तो थ्रो ऑफ स्विच में जस्ट डेफिनेशन लिखिए, सिंपल सा है। देखिए जो आपका टो है टंग रेल का टो जिस अमाउंट से मूव करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं थ्रो ऑफ स्विच। ठीक है, तो जितने अमाउंट से टंग रेल का जो आपका टो है वो मूव कर सकता है वो आपका कहलाएगा थ्रो ऑफ स्विच। और आपको पता है कि हील तो मूव करेगा नहीं, वहां पे आपने हील ब्लॉक यूज कर रखा है, तो मूव कौन सा पार्ट करेगा? ओनली टो वाला पार्ट करेगा मूव। और टो जितने अमाउंट से मूव करेगा उसको हम लोग बोलते हैं थ्रो ऑफ स्विच। लिखिए इसके बारे में, distance by which distance by which distance by which toe of tongue rail distance by which toe of tongue rail distance by which toe of tongue rail moves sideways moves sideways moves sideways, बस इतना ही लिखो, फुल स्टॉप कर दो उसमें, moves sideways। इसमें लिखना ब्रॉड गेज के लिए 9.5 सेंटीमीटर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड गेज के लिए 9.5 सेंटीमीटर और मीटर गेज एंड नैरो गेज के लिए 8.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका 9.5 सेंटीमीटर आपका ब्रॉड गेज के लिए और 8.9 फॉर दी मीटर गेज एंड नैरो गेज। इसके बेस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे। ठीक है, मे बी आ भी जाए, छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, तो जरा हम लोग यहाँ पे इसको निकालते हैं कि थ्रो ऑफ स्विच आपका कैसे कैलकुलेट हो सकता है, या थ्रो ऑफ स्विच के बीच में जो एंगल बनता है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए सिंपल सा ही है, जस्ट यहाँ पे ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे स्टॉक रेल है, दिस इज द स्टॉक रेल, और इस स्टॉक रेल के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है टंग रेल ना, ये आपकी है टंग रेल, ये इसका हील वाला पार्ट हो गया, ये भी टंग रेल है। ठीक है, लेकिन ये टैपर्ड होगी ना, टंग रेल तो टैपर्ड होगी, तो ये आपकी टंग रेल होगी यहाँ पे। ठीक है, दिस इज द टंग रेल, और यहाँ पे जो पोर्शन होता है ये रहेगा आपका नुकीला नहीं होता है, ये थोड़ा सा आपका राउंडेड शेप का रहता है, ये आपका टंग रेल का जो पोर्शन होता है एंड वाला। ठीक है, ओके, हाँ टो वाला, दिस इज दी, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया स्टॉक रेल, यहाँ पे आपकी हो गई है टंग रेल, दिस इज दी टंग रेल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हील डाइवर्जेंस की, तो हील डाइवर्जेंस कहां से कहां तक की डिस्टेंस होगी? क्या ये डिस्टेंस आपकी यहां से लेकर इसके आउटर पार्ट तक यहां तक की नहीं होगी? सिंपल सी बात है, स्टॉक रेल के इनर से टंग रेल के इनर के बीच की डिस्टेंस ही तो कहलाती है आपकी हील डाइवर्जेंस। तो ये डिस्टेंस आपकी यही रहेगी जो मैंने यहाँ पे बना रखी है, दिस इज दी हील डाइवर्जेंस, हील डाइवर्जेंस h, स्मॉल h ले लेता हूं मैं इसको। ठीक है, हील डाइवर्जेंस आपका स्मॉल h हो गया। ठीक है, अगेन अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिस्टेंस की तो लेट अस कंसीडर ये s आपकी है एक्चुअल डिस्टेंस, S1 ले रहा हूं मैं इसको। ठीक है, S1 को मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे एक्चुअल लेंथ ऑफ द टंग रेल। ठीक है, दिस इज द S1, मैं लिखवा दूंगा थोड़ी देर में इसको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका S1 हो गया आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ द टंग रेल। दूसरा मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ टंग रेल। थ्योरेटिकल लेंथ कहां तक होगी? ये अंदर तक। ठीक है, अभी समझो इसको कि अंदर तक हमने लिया क्यों। ये हो जाएगा आपका S2। यस, ओनली फॉर द कैलकुलेशन पर्पस हमने ये चीजें कंसीडर करी हुई। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पे, दिस वन इज द S1, हाँ ये S1 है, और ये वाला आपका पार्ट है S2, ये आपका S2 है। ठीक है, S1 यहाँ पे है एक्चुअल लेंथ ऑफ द टंग रेल। अगर मैं बात करूं S2 की, तो S2 आपका है थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ टंग रेल। थ्योरेटिकल लेंथ का मतलब ये होता है कि जो ये आपका पोर्शन है, इस पोर्शन को आप मान के चल रहे हो नुकीला। ठीक है, अभी राउंडेड है,
राउंडेड है, तो आप मान के चल रहे हो कि ये नुकीला है और आगे जाके कहीं मीट कर रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली मेरा यहाँ पे बना नहीं, लेकिन आगे जाके मीट कर रहा है। तो जहां पे ये नुकीला वाला पोर्शन मीट कर रहा होगा, वहां से डिस्टेंस आप कंसिडर करोगे कहाँ की, यहाँ की हील ऑफ द टंग रेल की, दैट इज कॉल्ड एज द थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ द टंग रेल, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ और थ्योरेटिकल लेंथ S1 और S2 है। फॉर एग्जाम्पल एंगल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एंगल यहाँ पे है बीटा, एंगल यहाँ पे है बीटा, ठीक है। मैं इसका बना रहा हूँ लाइन डायग्राम, ठीक है, जस्ट मैंने समझा दिया यहाँ पे थ्योरेटिकल और आप एक्चुअल समझ गए होंगे आप लोग। मैं इसका बना रहा हूँ लाइन डायग्राम, ठीक है। लाइन डायग्राम अगर इसका बनाओगे आप लोग तो देखिए ये आपका एक पोर्शन बनेगा, ठीक है। अगेन आपका यहाँ से एक पोर्शन ये कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज सेकंड पोर्शन, ठीक है। हील डाइवर्जेंस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हील डाइवर्जेंस आपका हो जाएगा यहाँ पे, दिस वन इज द एच, सॉरी पूरा नहीं होगा ना, ये एच कहाँ से कहाँ तक कंसिडर किया हुआ है। तो अगर मैंने लाइन डायग्राम कंसीडर किया हुआ है तो फिर मैं एच को पूरा ही कंसीडर करूंगा यहाँ पे, जस्ट मैंने ये वाला पार्ट ले रखा है, ठीक है। ये इनर ट्रायंगल मैंने कंसीडर कर लिया, यहाँ का पूरा का इनर ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। इसका मतलब ये आपका है एच, दिस वन इज द स्मॉल एच, ये आपका है स्मॉल एच, ठीक है। S1 कौन सा है, S1 आपका ये वाला है ना, और S2 आपका है थ्योरेटिकल लेंथ, जो कि आपकी एकदम नोज मान के आपने, नुकीला नोज मान के आपने मान रखी, जो आपकी है ये वाली है, ठीक है। देखो बीटा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक तो बीटा एंगल ये होगा और एक बीटा एंगल यहाँ पे होगा, ये बीटा और एक बीटा आपका टोटल के लिए। लेकिन क्योंकि बीटा इतना स्मॉल होगा कि हम लोग बीटा को मान के चलेंगे सेम दोनों के लिए, S1 दोनों ही ट्राइंगल जो यहाँ पे बन रहे हैं, उन दोनों ट्राइंगल के लिए बीटा यहाँ पे सेम ही रहने वाला है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस हम लोग एज्यूम करेंगे थ्रो ऑफ स्विच, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, इतना हम लोग एज्यूम कर रहे हैं थ्रो ऑफ स्विच, ये हमारा एजम्पशन है थ्रो ऑफ स्विच, क्योंकि थ्रो ऑफ स्विच भी आपका छोटा ही है, 13 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर ही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्रो ऑफ स्विच एज्यूम कर रहे हैं, ये टी आपका S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस। इसका मतलब अगर मैं बात करूं ये वाली डिस्टेंस की, तो ये निकल के आ गई आपकी h माइनस टी, निकल के आ गई h माइनस टी। अब अगर यहाँ पे आप प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करोगे, तो क्या यहाँ पे देखो साइन बीटा इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ साइन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे, जरा लेके देखिए क्या होगा, साइन बीटा इज इक्वल टू, एक तो होगा आपका स्मॉल एच अपॉन ये वाला S2, S2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका h माइनस टी अपॉन S1, होगा नहीं होगा। और यहीं से आपका निकल के आता है जो एंगल ऑफ स्विच है, अगर आपको निकालना है, या हील डाइवर्जेंस अगर आपको निकालना है, या अगर आपको एक्चुअल लेंथ निकालनी है S1, या थ्योरेटिकल लेंथ निकालनी है किसकी, टंग रेल की S2, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपकी यहीं से कैलकुलेट होके आती है, या यहीं से आपको अगर थ्रो ऑफ स्विच निकालने को बोलता है टी, तब भी आपके पास डेटा गिवन होगा, आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो किया कुछ भी नहीं हमने, हमने ये जो यहाँ पे एक्चुअल लेंथ थी और थ्योरेटिकल लेंथ थी, इसको हमने यहाँ पे एक लाइन डायग्राम के फॉर्म में बना दिया। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल आपका ये बन के आया, जिसमें आपका S1 है एक्चुअल लेंथ ऑफ द टंग रेल, S2 है थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ द टंग रेल। मैंने माना कि S1 और S2 के बीच का जो आपका डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू दी थ्रो ऑफ स्विच। इतना आपका टो किसका मूव किया, इतना ये टो आपका मूव कर रहा है किसका, आपका टंग रेल का, ठीक है। ये टी अमाउंट से ही आपका टंग रेल का टो मूव कर रहा है, इतना मैंने एज्यूम किया, ये मैंने एज्यूम कर रखा है। तो h माइनस टी आपका ये हो गया। तो यहाँ पे जब आप साइन बीटा इक्वल टू करोगे, तो ये हो जाएगा आपका बड़ा वाला ट्राइंगल h अपॉन S2 और छोटा वाला ट्राइंगल h माइनस टी अपॉन S1। सिंपल सी बात है, ये निकल के आ गया आपका साइन बीटा इक्वल टू, दिस इज द डेरिवेशन फॉर द एंगल ऑफ स्विच। सिंपल सा था, कुछ नहीं था यहाँ पे, जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्मॉल h की, तो स्मॉल h यहाँ पे है हील डाइवर्जेंस, दिस इज द हील डाइवर्जेंस। स्मॉल h के अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं S1 की, तो S1 आपका है एक्चुअल लेंथ ऑफ टंग रेल है, एक्चुअल लेंथ ऑफ टंग रेल। S2 की अगर मैं बात करूं, तो दिस इज द थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ टंग रेल। देन फर्दर मैं बात करूं अगर स्मॉल t की, तो स्मॉल t यहाँ पे है थ्रो ऑफ स्विच, स्मॉल t इज द थ्रो ऑफ स्विच, ठीक है। समझ गए ना ये चीज। तो ऐसे आपको यहाँ पे इसको डील करना है, इजी सा पार्ट है, ज्यादा टफ है नहीं है, ठीक है। वैसे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता ही है, लेकिन ठीक है, मतलब जितना काम का है आपका, उतना हम लोग आसानी से अच्छे से डील कर लेंगे।
ऑनलाइन अगर दोबारा समझाना है तो आप लोग बता सकते हो, किसी को भी प्रॉब्लम है तो। 1 to 1 भी आज कोई। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए इसके नीचे। क्वेश्चन लिखिएगा इसके नीचे। एक्चुअल लेंथ ऑफ टंग रेल, क्वेश्चन लिखिए, एक्चुअल लेंथ ऑफ टंग रेल इक्वल टू 6.45 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ ऑफ टंग रेल 6.45 सेंटीमीटर। थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ टंग रेल, थ्योरेटिकल लेंथ ऑफ टंग रेल 6.80 सेंटीमीटर। स्मॉल टी दिया हुआ है यहाँ पे 6.80 सेंटीमीटर। स्मॉल टी यहाँ पे दिया हुआ है आपको 0.65। बीटा कैलकुलेट करना है। हाँ, ये भी सेंटीमीटर में। बीटा आपको यहाँ पे निकालना है। क्या स्मॉल टी है 0.65 सेंटीमीटर। हाँ, निकालना पड़ेगा ये भी।
नहीं निकला ऑनलाइन, जरा बताना आंसर। फिर आपने मेरे कैल्शियम का पानी चेक किया तो मुझे क्या हो गया? क्या हो रखा है इसमें? कुछ नहीं, क्या होगा अपना दिखाना। डिग्री 1 कर लो ना डिग्री में। अदरवाइज पूरा रिसेट कर दो कैल्सी को ना, तो सही हो जाएगा, जो भी आपका ऑटोमेटिक ऑपरेशन है काम कर लेगा। ये बता रहा मैं अपना क्या करा था आपने? साइन इनवर्स आंसर। साइन इनवर्स 1.85 निकालना था। साइन इनवर्स 1.85 रुको एक बार, का है साइन इनवर्स, ये ना शिफ्ट साइन इनवर्स 1.85 1.85 ना, देखो रेडियन में डालो इसको। रेडियन आर आर इजी है तो रेडियन में, रेडियन है क्या? अभी नहीं आया, ये आया ना डिग्री, डिग्री है, इसके बाद ये रेडियन ना। 1 करो। नहीं 2 करो एक बार। 90 डिग्री आ रहा है क्या? साइन इनवर्स 1.85। मैथ एरर कैसे हो रहा है? आपका भी नहीं आ रहा? मैंने तो अपनी कैलकुलेट से कैलकुलेट किया था इसको। सर इसमें कुछ दिक्कत आ रही है सर, कैसे होगा सर ये रिसेट? रिसेट तो मैंने कर दिया था इसको, फिर भी नहीं हुआ। आज क्या हो गया पता नहीं। साइन इनवर्स करके क्या है? साइन इनवर्स 1.85। मैथ एरर कैसे हो सकता है भाई? मजाक वो कर रहा, मैथ एरर बोल रहा अभी भी। कॉस इनवर्स 1 0, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू तो आ रहा है, रुको ना जरा एक बार। साइन इनवर्स 12.63 डिवाइडेड बाय 6.80। मैथ एरर बोला, पॉइंट की वैल्यू नहीं होती क्या? रुकना, सर होता है तो बता सकते हैं। एक सेकंड। और कभी किसी के और के पास भी कैलसी है क्या? आपके इसमें नहीं आ रहा? साइन इनवर्स का दिखाना एक बार, कैसे दिखाना? फोन में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा ना वैल्यू? मैंने नेगेटिव आ रही है। एच की वैल्यू नेगेटिव में तो नहीं आएगी, इसमें गलती कहाँ पे हो रही है? अच्छा इसने वैसे भी इसमें ना डिग्री मिनट में निकाल रखा है, तो डिग्री मिनट में निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा इसमें। रेडियन फिक्स, मेरे भाई ग्रेडियंट फिक्स इसके नाम। ठीक है, इसको ना साइन इनवर्स वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, कल इसको देखेंगे। ठीक है, ये काम करना, अभी तुम लोग ऑन साइन इनवर्स 1.85 तक निकाल के रखो उस वैल्यू को। ठीक है, सबका साइन इनवर्स 1.85 तक आना चाहिए। बाकी कैल्सी में क्या प्रॉब्लम आ रही है? कैल्सी में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अब इसी बात है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हमसे हो रही है, मैथ एरर हो रही है, तो इसको देखेंगे। हाँ मैंने उस दिन तो कैलकुलेट किया था इसको यार, कैल्सी में पता नहीं। ठीक है, तुम्हारे इसमें भी मेथड दिखा रहा हाँ 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 हाँ, देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कैल्सी तो फिट है, कैल्सी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में देखो आपको सबसे पहले तो साइन बीटा निकालने के लिए साइन इनवर्स एच अपॉन एस टू करना पड़ेगा, या साइन इनवर्स एच माइनस टी अपॉन एस वन करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो इसके लिए देखिएगा यहाँ पे, पहले तो एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आप क्या करिए, इन दोनों को क्या कर लीजिए, आपस में रिलेट कर दीजिए, यानी
h अपॉन S2 इज इक्वल टू h माइनस टी अपॉन S1 कर दीजिए। तो स्मॉल h यहाँ पे कितना है, स्मॉल h तो निकालना है ना। S2 कितना दिया हुआ है 6.80 S2 दिया हुआ है, और S1 h 6.45 आपको S1 दिया हुआ है स्मॉल h, और 0.65 आपको यहाँ पे t दिया हुआ है ना। क्या 61 डिग्री आ रहा है क्या? नहीं है, इतना नहीं आ रहा, 1 डिग्री आ रहा है, 1 डिग्री 3 मिनट और 51.29 पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो वो चेंज हो जाता है ना, पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही उसकी। तो एच इक्वल टू अगर आप करोगे यहाँ पे हाँ 12.8 सेंटीमीटर, यार इसमें ऐसे गड़बड़ कैसे हो सकती है? एक बार दिखा, 10 इनवर्स सारी आ रही क्या? एक बार दिखा ना, साइन को 10 में कैसे ब्रेक करोगे? सिंगल साइन को रुकना एक बार। साइन इनवर्स से कितना आ रहा है? 100 की वैल्यू नहीं आ रही, नॉट अ नंबर। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू तो आ रही थी, मैंने निकाला था अभी साइन इनवर्स 1। अब किस में आ रही है? 1 की तो आ रही है, साइन इनवर्स 190 आ रहा है ना। हाँ हाँ 1 पॉइंट ज्यादा हो गया ना, वो 1.85 होगी ना वैल्यू, तो उसको ज्यादा हो गया तभी मैं ऐसा कर रहा था। यस, उसको हम कैसे कर सकते हैं ब्रेक, इसको हम लोग 1.85। नहीं तो एक काम करो ना, रुको एक बार ना, एक बार दिखाना, कैसे दिखाना एक बार। जैसे 6.80 divided by 12.63 sin inverse का इनवर्स। ओके 30 डिग्री आ रहा है इसका। निकल गया यार, अरे कैसे निकालना है बताओ तुम्हें, इंजीनियर है हम लोग, तुम देखो दिमाग लगाओ उसमें, क्या करो पहले तुम लोग करो इसको, देखो ये आया ना एच, मैं बताता हूँ। डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रुको रुको रुको, ना 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 रुको, मीटर में भी कुछ नहीं करना, रुक तो रो। देखो साइन बीटा इक्वल टू यहाँ पे है एच अपॉन एच टू है ना, एच अपॉन एच टू है, ठीक है। तो साइन बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन एच टू है, तो एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12.63, 12.63 डिवाइडेड बाई एच टू कितना है, एच टू हमें दिया हुआ है 6.80, 6.8 ना, उल्टा निकालो इसका, 6.80 का ये उल्टा निकालो, 6.8 डिवाइडेड बाई 12.63 निकालो। हाँ ठीक है, ये आ रहा है आपका 0.53 आ रहा है, इसका उल्टा करना, ठीक है 6.8 डिवाइडेड बाई 12.63। इसके बाद करो यहाँ पे साइन का इनवर्स आप, अब करिए साइन इनवर्स, साइन इनवर्स करोगे तो 32.57 आ रहा होगा। हाँ लास्ट में इसका इनवर्स कर दीजिए, अब इनवर्स कर दो लास्ट में इसका, हाँ इनवर्स करो, नहीं ओनली इनवर्स, अब जो लास्ट वैल्यू आएगी सिर्फ इनवर्स दबा दो ना यहाँ पे, ये इनवर्स आ गया ना, कहाँ गया इनवर्स आपका, ये है ना, करो उसको। हाँ जितना आएगा उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो उसके बाद फाइनली, तो 1 डिग्री 50 मिनट और 51 सेकेंड आपका आ गया, 1 डिग्री 50.29 आपका आ गया ये आंसर। उसके बाद इन्वर्स करके क्या हुआ सर? हाँ अपॉन में आ गया ना वो, अपॉन में मैंने उल्टा करा था ना काम, लास्ट में इनवर्स इसलिए किया अच्छा, क्योंकि काम मैंने उल्टा किया था, क्योंकि 1.85 साइन इनवर्स आपका मैथमेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, तो मैंने क्या करा इसका उल्टा निकाल दिया, पहले 1/1.85 निकाल दिया मैंने फाइनली, 1/1 ये निकाला मैंने यहाँ पे, देखो यही आ रहा है आपका 1 डिग्री 50 मिनट के अराउंड आ रहा है, मैंने निकाला यहाँ पे साइन इनवर्स 1/1.85 निकाला, जो वैल्यू आई उसका इनवर्स कर दिया। ये कैसे किया आपने? 1 डिवाइड बाय sin की, वही तो करा सबने। हाँ वही तो मैंने भी किया है, आपने अलग तरीके से किया, 1 डिवाइड बाई साइन इनवर्स किया आपने ना, 1/sin इनवर्स, इससे आ रहा है क्या आंसर? दिखा, इससे भी आ सकता है, सही कर रहा है भाई ने, दिमाग सही लगाया, रुको 1 डिवाइड बाय sin और ये वैल्यू साइन इनवर्स 1.85, मैं तेरा ही बोल रहा है तो, लेकिन वैल्यू तो 1.85 की रखनी पड़ेगा ना, वैल्यू तो आपको 1.85 की रखनी पड़ेगी ना फिर भी, या आप ऐसे कर रहे हो 1/1 डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स, अगर खाली साइन कर लेंगे तब आ रही है। हाँ रुको इससे भी आ जाएगी 6.8 डिवाइडेड बाई 12.63, तब भी मैं तेरा ही बोल रहा है यार, ये ठीक है, मतलब आपने क्या करा 1 डिवाइड बाय sin के अंदर रख दी वो वैल्यू।
अच्छा ऐसे वैल्यू आ रही है आंसर, पता नहीं यार देखो सिंपल सा तरीका है यार यहाँ पे निकालने का। अगर वैल्यू साइन इनवर्स की देखो हो क्या रहा है ना इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ये हो रहा है कि 1.85 है, तो साइन इनवर्स 1.85 ऑब्वियसली बात है एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आपकी इसकी 1 तक ही रहती है ना, साइन की। तो आप क्या करो, आप सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको जस्ट इस वैल्यू को उल्टा कर दीजिए। एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम में नहीं फंसाएगा, ये क्वेश्चन आ गया ऐसा, ठीक है। शायद मैंने कैलकुलेशन नहीं करी होगी तो मैं वहीं हो जाता। ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, आप क्या करो यहाँ पे साइन बीटा इक्वल टू कर दो यहाँ पे, या 1 साइन बीटा इक्वल टू कर दो 6.8 12.63, ये निकाल दो, ठीक है। इस वाले पोर्शन का साइन इनवर्स निकालना, लास्ट में इनवर्स 1 कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा, खत्म काम, डिग्री और उसमें कन्वर्ट कर दो लास्ट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने निकाला क्या, ये निकालो आप साइन इनवर्स 6.8 डिवाइडेड बाई 12.63, ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू 1/बीटा कर दो इसको आप जस्ट समझने के लिए, ठीक है। तो जितनी वैल्यू आएगी उसका इनवर्स करोगे तो बीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 डिग्री 50.23, कितना सेकंड आ रहा था, कुछ आ रहा था देख लो उसमें, ठीक है। तो ऐसे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बाकी वैसे एग्जाम में ऐसे फंसाएगा नहीं, प्रॉब्लम में ध्यान रखना, ऐसे फंसोगे नहीं आप लोग एग्जाम में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे नहीं, शायद एक गेट का क्वेश्चन होगा वहीं पर। हाँ 1 डिग्री डिग्री नहीं है, क्या है, मिनट में ही है। 1 डिग्री 50 मिनट आ रहा है क्या, दिखाना, वही कह रहा हूँ। ऐसा आ रहा है ना, तो 0 सेकंड्स में होगा ना। एक काम करना ना, अभी सिर्फ 1.85 तक ही निकालना आप लोग, ठीक है। हाँ तो हाउ इट इज सेल्फ कैलकुलेटर, तो देखेंगे इसको, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा, मैं इसको बताता हूँ, ठीक है ना। अभी जस्ट आप लोग साइन इनवर्स 1.85 तक इसकी वैल्यू निकाल के रखना, बाकी इसका सॉल्यूशन जो फाइनल आंसर होगा मैथमेटिकल, ये कैसे होगा ये कल देखेंगे, ठीक है। ये हो गया, अगला आगे बढ़िए उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना है इसके नीचे। इस क्वेश्चन में जस्ट यहाँ तक सॉल्व कर लेना सभी लोग, इस पॉइंट तक, ठीक है, इस वाले पॉइंट तक सॉल्व कर लेना। साइन इनवर्स फाइनल आपका आएगा बीटा इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे आपका साइन इनवर्स 1.85, साइन इनवर्स 1.85 आपका ये हो गया। यहां तक आप लोग यहाँ पे निकाल के रखना, बाकी फाइनल सॉल्यूशन इसका 1.85 का क्या निकल के आएगा ये कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसमें उसके बाद अगले हेडिंग डालना एंगल ऑफ क्रॉसिंग और नंबर ऑफ क्रॉसिंग, एंगल ऑफ क्रॉसिंग और अगला हेडिंग डालना एंगल ऑफ क्रॉसिंग और नंबर ऑफ क्रॉसिंग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंगल ऑफ क्रॉसिंग और नंबर ऑफ क्रॉसिंग, एंगल ऑफ क्रॉसिंग और नंबर ऑफ क्रॉसिंग। नंबर ऑफ क्रॉसिंग निकालने के लिए या एंगल ऑफ क्रॉसिंग निकालने के लिए एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्स मेथड ऑब्लिक राइट एंगल मेथड, ठीक है। 3-4 मेथड्स हैं लेकिन हमें पढ़नी है ये वाली मेथड, कोल्स मेथड, कोल्स मेथड ऑब्लिक हाँ राइट एंगल मेथड। ये मेथड है जिसके थ्रू हम लोग आसानी से जो एंगल ऑफ क्रॉसिंग है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी मेथड है, ये कोई क्रॉसिंग है, ये क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कुछ सर्टेन डिस्टेंस एन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एन डिस्टेंस है, ठीक है, ये एन डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस एन, और इस एन डिस्टेंस पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे, यूनिट हाइट का परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आपने ले लिया परपेंडिकुलर 1 यूनिट का, जो भी यूनिट आपको लेनी है अलग बात है, ठीक है। बस यहाँ पे बस अगर आप यहाँ को अल्फा निकालना है तो देखो जरा, टेन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1/n, टेन अल्फा इक्वल टू 1/n हो गया ये, ठीक है। आपने करा कुछ नहीं, ये एक क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग में एन डिस्टेंस में आपने एक परपेंडिकुलर यूनिट हाइट का ड्रॉ कर दिया, ठीक है। टेन अल्फा इक्वल टू हो गया आपका 1/n, और अल्फा इक्वल टू नहीं, आप यहाँ पे करो, अगर मैं कॉट अल्फा इक्वल टू करूं इसको
तो कॉट अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका ये n, n by कॉट अल्फा इक्वल टू हो गया आपका ये n, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे हुआ क्या कि जो डिस्टेंस आपने ये मेजर करी ना इस यूनिट हाइट की, जितनी डिस्टेंस होगी उतने ही नंबर ऑफ क्रॉसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस पॉइंट पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रॉसिंग निकालने का सबसे आसान तरीका यही है, कोल्स मेथड ऑब्लिक राइट एंगल मेथड, जिसमें हमें करना क्या है, हमें क्रॉसिंग की एक सर्टेन डिस्टेंस में, एन डिस्टेंस में हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और उस परपेंडिकुलर की जो आपका क्रॉसिंग एंगल, यानी क्रॉसिंग जहां पे नोज है, इस नोज जहां पे नोज है क्रॉसिंग का, उस नोज से जो डिस्टेंस आपकी होगी, दैट डिस्टेंस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्रॉसिंग प्रेजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो सिंपल सी ये मेथड है, ठीक है। थ्योरेटिकल मेथड इन्होंने दे रखी है आपकी मेथड, तो कोल्स मेथड और राइट एंगल मेथड आपकी यही है। तो यहां से अगर आपको अल्फा निकालना है तो अल्फा इक्वल टू हो गया आपका कॉट इनवर्स n, तो अल्फा भी निकल गया, और नंबर ऑफ क्रॉसिंग निकालनी है, दिस इज द नंबर ऑफ क्रॉसिंग। यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉसिंग भी है, ठीक है। डिस्टेंस के साथ साथ n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ क्रॉसिंग भी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्रॉसिंग निकालना है या यहाँ पे आपको अल्फा निकालना है, आप आसानी से क्या कर सकते हो, इस मेथड से निकाल सकते हो, बहुत ही इजी मेथड है। अगर मैं बात करूं n की, तो n यहाँ पे है नंबर ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। तो जितनी परपेंडिकुलर से डिस्टेंस होगी, दैट डिस्टेंस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स एट दैट पॉइंट। कहानी खत्म, बिल्कुल। और इससे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं, न्यूमेरिकल पूछ लेता है इससे एग्जाम में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला एग्जाम में जस्ट आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ रहा है। तो कॉट अल्फा इक्वल टू n नाम से आएगा, या टेन अल्फा इक्वल टू 1/n नाम से आएगा आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स अगर कहीं पे भी रिवीजन करनी होगी तो वो रिवीजन कैसे करेगा आप, वो रिवीजन करेगा आपको 1/10, ठीक है ना। यानी 1 यूनिट हाइट के लिए 10 क्रॉसिंग्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ऐसे रिवीजन करेगा वो कभी भी क्रॉसिंग्स को, एक क्वेश्चन में कहीं पे भी, ठीक है। n आपका यूनिट जो इसकी रखोगी वही यूनिट आपकी यहाँ भी रखोगी, ठीक है। 1 यूनिट की जो यूनिट आपने रखी होगी वही यूनिट आपको यहाँ भी रखनी पड़ेगी, तभी मैंने बोला ना 1 यूनिट का है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। लास्ट टॉपिक आपका हेडिंग डालना टर्नआउट, इसमें हेडिंग डालिएगा टर्नआउट, आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का ही, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, बस हो गया, ठीक है। और एक दो चार डेफिनेशन, बाकी आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट, आपका ये 10 मिनट में हो जाएगा आज, ठीक है। हाँ क्या डेरिवेशन नहीं पढ़ने यार, डेरिवेशन घूम जाओगे तुम लोग, यहाँ पे डेरिवेशन पकड़ ली इसके, ठीक है। देखिए ये टर्नआउट है एक, जहां पे एक पॉइंट है और एक क्रॉसिंग है, ठीक है। क्रॉसिंग का एंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल अल्फा, अल्फा एंगल, वैसे एंगल कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जस्ट ध्यान रखना ये क्रॉसिंग है, ठीक है। ये क्रॉसिंग है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ TNC, TNC यानी होता है आपका, TNC इक्वल टू होगा आपका थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। जो सेम कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ना है। क्रॉसिंग का एक्चुअल जो नोज होगा वो कुछ ऐसा होगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, एज अ पिन पॉइंट आगे मार्क करेंगे, मतलब इसको एज अ पिन यूज करेंगे, ठीक है। जो इसका हेड वाला पोर्शन है उसको हम लोग एज अ पिन एज्यूम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाली जो नोज की डिस्टेंस होगी TNC, और ये वाली हो जाएगी आपकी ANC, ठीक है। तो एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग आपकी होगी ये वाली, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग आपकी होगी जो मैंने आगे बना रखी, जिसमें मैंने जो आपका एक्चुअल नोज है उसको मैंने एज अ पिन कंसीडर कर लिया, सिंपल, ठीक है। TNC आपकी यहाँ पे है, ठीक है। ये पॉइंट है, और पॉइंट का ये है टो, दिस इज कॉल्ड एज दी टो, ये टो है। और सर्टेनली कहीं पे आपका यहाँ पे हील भी लाई कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ हील, दिस इज द हील, यहाँ पे लाई कर रहा है आपका हील, ठीक है। ये हील है, ये एक टर्नआउट आपका मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ओके। देन देखिए, अगर मैं बात करूं TNC और हील के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं TNC और जो आपका हील है इसके बीच की डिस्टेंस, तो ये कहलाता है आपका लीड निकलता है, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज लीड, इसको हम लोग बोलते हैं लीड। ये डिस्टेंस आपकी है लीड, जो आपकी है थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग से लेकर
हील के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्विच लीड की, तो स्विच लीड की जो आपकी डिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू हील से लेकर टो के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। जो पॉइंट है, पॉइंट के हील से लेकर अगर टो के बीच की डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे देखें तो दैट इज कॉल्ड एज दी स्विच लीड। इसको हम लोग बोलते हैं स्विच लीड। तो लीड क्या हो गया, टीएनसी से लेकर हील के बीच की डिस्टेंस, ये एक टर्नआउट है, ठीक है। टर्नआउट का यहाँ पे आपका मैंने बना रखा क्रॉस सेक्शन, तो ये हो जाएगा आपका टीएनसी से लेकर हील के बीच की डिस्टेंस है लीड, और हील से लेकर टो के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्विच लीड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्विच लीड। और अगर मैं बात करूं कर्व लीड की, तो कर्व लीड आपका हो जाएगा ये पूरा का पूरा पोर्शन, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यानी लीड प्लस स्विच लीड अगर आप यहां पे निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू दी कर्व लीड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कर्व लीड, दिस इज दी कर्व लीड, कर्व लीड। और ये कर्व लीड आपकी होती है डिस्टेंस बिटवीन दी थ्योरेटिकल नोज ऑफ द क्रॉसिंग टू दी टो ऑफ द पॉइंट, टंग रेल बोल सकते हो, टो ऑफ द टंग रेल, ठीक है। तो ये तो 3-4 डेफिनेशन होगी जो समझना आपको यहाँ पे होपफुली इजी है, टफ भी नहीं है। इसके साथ ही एग्जाम में आपको निकालने को बोलेगा ये चीजें, स्विच लीड निकालो, लीड निकालो, कर्व लीड निकालो, या एक चीज और पूछता है कि आउटर रेडियस निकालो या सेंट्रल रेडियस निकालो। देखो आउटर रेडियस सेंट्रल रेडियस की अगर बात करेगा तो फॉर एग्जांपल ये कोई आपका सेंटर पॉइंट है रेलवे का, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं इसके थ्रू पे, जिसका रेडियस यहाँ पे आया ओ, ठीक है। जो ये कर्व पोर्शन है, इस कर्व पोर्शन का मैंने क्या कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो सर्कल मैंने जैसे ही ड्रॉ किया, तो एक साइड रुको, सर्कल मैंने जो ड्रॉ किया यहाँ पे वो कुछ ये सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने फिलहाल समझाने के लिए, ठीक है। ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, तो यहाँ पे जो ये वाला रेडियस होगा दिस इज कॉल्ड एज द आउटर रेडियस, और जो ये रेडियस होगा दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल रेडियस, ये आपका सेंट्रल रेडियस है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल यहाँ से पूछेगा तो कुछ भी निकलवा सकता है, आपसे बोलेगा आउटर रेडियस निकालो, आपसे बोलेगा सेंट्रल रेडियस निकालो, आपसे बोलेगा कर्व लीड निकालो, आपसे बोलेगा लीड निकालो, आपसे बोलेगा स्विच लीड निकालो। अगर स्विच लीड निकालो, अगर आपको कर्व लीड और लीड दिया होगा तो आप स्विच लीड निकाल सकते हो आसानी से, है ना। दोनों को क्या कर दो, दोनों को क्या करोगे, सुन ही नहीं रहे। अगर स्विच लीड अगर आपको निकालना है यहाँ पे और कर्व लीड और लीड दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे, माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। ये आपसे बोलेगा लीड दिया हुआ है और कर्व लीड और स्विच लीड आपको नहीं, लीड निकालना है और कर्व लीड और स्विच लीड अगर आपको दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर दो अगेन, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे बनते हैं, तो जस्ट डेफिनेशन के बेस पे आपको यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए। इसको बनाइए और इसकी डेफिनेशन लिखिए उसके बाद फटाफट। ठीक है, इसके नीचे लिख लो यहाँ पे कर्व लीड इज इक्वल टू लीड प्लस स्विच लीड। हाँ, ये होने के बाद लिख देना लास्ट में जिनका हो जाएगा, कर्व लीड इज इक्वल टू, कर्व लीड इज इक्वल टू लीड प्लस स्विच लीड, लीड प्लस स्विच लीड, ठीक है। यहाँ पे पहली हेडिंग डालना ये बनने के बाद कर्व लीड, हो गया ना। यहाँ पे पहली हेडिंग डालेगा कर्व लीड लिखिए, उसके अंदर लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन, कर्व लीड में लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन टीएनसी, टीएनसी, टीएनसी क्या है, सामने लिखा हुआ है थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, जिसमें हमने नोज को पॉइंट मान रखा है, ठीक है। नोज को हमने मान रखा है पॉइंट। टीएनसी टू टू टो ऑफ स्विच, टू टो ऑफ स्विच मेजर्ड अलोंग, मेजर्ड अलोंग स्टॉक रेल, मेजर्ड अलोंग स्टॉक रेल, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इसकी, वो कर्वी लीनियर जो कर्व वाला डिस्टेंस है वो मेजर नहीं कर रहे हैं,
ध्यान रखना, जो कर्व लीड है उसमें मेजर कर रहे हैं स्टॉक रेल के अलावा। स्टॉक रेल कैसी है? हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। दूसरा लिखिएगा इसमें स्विच लीड। अगला लिखिएगा इसके नीचे कर्व लीड के बाद स्विच लीड। स्विच लीड में लिखिए डिस्टेंस बिटवीन हील एंड टो ऑफ स्विच, डिस्टेंस बिटवीन हील एंड टो ऑफ स्विच measured along stock rail, लास्ट लिखिएगा उसके बाद दैट इज द लीड में लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन TNC and heel, distance between TNC and heel measured along stock rail। तो लीड हो गया, स्विच लीड आपने पढ़ दिया, कर्व लीड आपने पढ़ दिया, ये तीनों चीजें पढ़ दी। देखिए 5 फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले जिन्हें ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। डायरेक्टली हमें फॉर्मूले लिखा रहा हूं मैं आपको। पहला लिखिएगा कर्व लीड रेल, फॉर्मूला नंबर 1 लिखिएगा कर्व लीड रेल, ठीक है। CL नाम से हम इसको रिवीजन करते हैं कर्व लीड को। और कर्व लीड इज इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा 2GN, जहां पे G आपका है गेज डिस्टेंस है और N यहाँ पे है नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स, ठीक है। N यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स, और Z यहाँ पे है गेज डिस्टेंस। अगला अगर मैं बात करूं यहाँ पे आउटर रेडियस ऑफ कर्व, सेकेंड है यहाँ पे आउटर रेडियस ऑफ कर्व। तो अगर मैं बात करूं आउटर रेडियस ऑफ कर्व की, तो ये हो जाएगा आपका R नॉट ना, R नॉट से मैंने रिवीजन कर रखा है इसको, R नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1.5G प्लस 2GN स्क्वायर, दिस इज द आउटर रेडियस ऑफ कर्व। तो आउटर रेडियस ऑफ कर्व आपका निकल गया 1.5 टाइम्स ऑफ G प्लस 2GN स्क्वायर, ओके। उसके बाद आपका निकलता है सेंट्रल रेडियस ऑफ कर्व। जिसको कि रटने की रिक्वायरमेंट होपफुली नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे आउटर रेडियस से गेज डिस्टेंस का हाफ घटा दो तो ऑब्वियसली बात है सेंट्रल रेडियस तो निकलेगा ना। दिस इज द गेज डिस्टेंस, ये आपकी है स्मॉल जी, कैपिटल जी सॉरी, गेज डिस्टेंस यहाँ पे ये होगी, ठीक है। अगर आउटर रेडियस में से आपने ये G/2 घटा दिया तो आपका इनर रेडियस निकल गया, सिंपल सी बात है। तो ये फॉर्मूला तो ऐसा आपको यहाँ पे रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेंट्रल रेडियस ऑफ द कर्व इज इक्वल टू R0 माइनस G/2। उसके बाद फाइनली आपका रहता है तीसरा चौथा फॉर्मूला, दैट इज द स्विच लीड की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2 इंटू R0 इंटू H, जहां पे H क्या है? इट इज द हील डाइवर्जेंस। H क्या है यहाँ पे? हील डाइवर्जेंस, ठीक है। और फाइनली जो आपका है फॉर्मूला दैट इज द लीड इक्वल टू, तो आपको पता ही है कर्व लीड माइनस स्विच लीड, खत्म कहानी, ठीक है। लीड आपका फाइनल है जो कि आपका कर्व लीड माइनस स्विच लीड है। ये 5 फॉर्मूले हैं जो कि आपको टर्नआउट में याद करने हैं, बाकी होपफुली इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। जितना मैंने करा रखा है ये मोर देन इनफ ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन कल करेंगे इसका स्टार्टिंग में, देन उसके बाद हम लोग आगे फिर सिग्नलिंग स्टार्ट करेंगे। सिग्नलिंग खत्म कर देंगे तो आपका कल रेलवे कंप्लीट पूरा, ठीक है। ओके अच्छा, तो ठीक है, दोनों क्वेश्चन में कल इनिशियल में करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। कल क्वेश्चन था आपका रेजिस्टेंस वाला ना, ठीक है। रेजिस्टेंस और ये क्वेश्चन में कल आपको इनिशियल में करवा दूंगा, फिर सिग्नलिंग स्टार्ट करेंगे। सिग्नलिंग नॉर्मली है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। जो चीजें आपकी पढ़नी, सीमाफोर और वार्नर सिग्नल इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा उतना उसमें है भी नहीं, बहुत कुछ पढ़ लेंगे उसको जल्दी। तो कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूले ध्यान रखना सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं। कर्व लीड आपका 2GN, आउटर रेडियस आपका 1.5G प्लस 2GN स्क्वायर, सेंट्रल रेडियस आपका आउटर माइनस G/2,
स्विच लीड आपका अंडर रूट ऑफ 2 इंटू आर नॉट एच, और लीड तो बताइए कर्व लीड माइनस स्विच लीड। ठीक है, तो ये आपका रहेगा पूरा टर्न आउट के बारे में आपने पढ़ लिया, क्रॉसिंग के बारे में पढ़ लिया आपने, सभी चीजें हो गई। ठीक है, ओके, थैंक यू।